बहुत ही इजी हैं। अगर आपने चैप्टर बहुत आसानी से समझा है मेरे साथ साथ, तो ये आपको बहुत आसान लगने वाले हैं। सबसे पहले कह रहा है, देखो कह रहा है कि के एस एफ, अभी पढ़ा है सर, के एस एफ का मतलब था की सक्सेस फैक्टर, कहाँ गया सर, ये रहा पॉइंट नंबर सी हमारा, खत्म। नेक्स्ट कह रहा है कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कह रहा है कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में हम किस चीज की एप्लीकेशन करते थे। सर कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप क्या था, आओ जरा देखते हैं। कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप हमने अभी अभी तो पढ़ा है, देखो कहाँ गया सर, कहाँ गया, कहाँ गया, ये रहा कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, ये हमने पढ़ा था। याद करो इसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें दंगल वाला करा था, आइडेंटिफाई करना, कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करना, डिटरमाइन द कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ, और लास्ट में था आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर वीकनेस, ये हमने पढ़ा था। इसमें क्या कह रहा है कि यही इसमें हमें किस चीज को अप्लाई करना होता है। सर यहां हमें अप्लाई करना होता है, देखो ये लिखा एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस, लिखो मैंने इसमें रेड में भी कर रखा है कि यहां पे हम क्या करते हैं सर, कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस को अप्लाई करते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो ये इसका आंसर बनेगा सर, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस, कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस। फिर कह रहा है द टर्म पेस्टल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग। सर क्या बेकार का क्वेश्चन कह रहा है, पेस्टल जो है पॉलिटिकल, फिर ई से था इकोनॉमिकल, एस से था सोशल, टी से था टेक्नोलॉजिकल, एल से था लीगल, और लास्ट ई से था इन्वायरमेंटल। ये सारे के सारे क्या होते हैं सर, ये सारे के सारे मेरे मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। कम ऑन, क्या होते हैं सर, मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। फिर कह रहा है अट्रैक्टिवनेस ऑफ फर्म्स वाइल कंडक्टिंग इंडस्ट्री एनालिसिस। कह रहे हैं जब हम अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं, जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस कर रहे होते हैं, शुड बी सीन इन, तो हम उसको कैसे देखते हैं सर, उसको हम रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखते हैं, कंपैरेटिव टर्म्स में देखते हैं, या ऑल ऑफ देम। याद करो हमने पढ़ा था, जब हम ये पढ़ते हैं कि कौन सी फर्म हमारे लिए या कौन सी इंडस्ट्री हमारे लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्टिव है या अनअट्रैक्टिव है, तो हम उसको रिलेटिव टर्म्स में देखते थे। किस में देखते थे, रिलेटिव टर्म्स में। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कि दो, तीन, चार इंडस्ट्रीज हैं अलग अलग, तो इनको हम रिलेट करके देखते थे कि ये वाली इंडस्ट्री ज्यादा अच्छी है या ये वाली, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है, किसमें रिस्क कम है, किसमें कैश फ्लो अच्छा है, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम है। तो हम क्या करते थे सर, हम रिलेशन बना के देखते थे, कंपैरिजन करके देखते थे, उसको कहा जाता है रिलेटिव टर्म्स। क्या कहा जाता है, हाँ रिलेटिव टर्म्स। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द वन, व्हाट इज नॉट, अच्छा नॉट लिखा है, वन ऑफ द माइकल पॉटर फाइव कॉम्पिटेटिव फोर्सेस। याद है हमने इसके ताऊ जी के, पॉटर ताऊ जी के पांच कॉम्पिटेटिव क्या करे थे, फोर्सेस करे थे। इसमें कह रहा है कौन सा नहीं है, तो न्यू एंट्रेंट्स, हाँ सर ये तो है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कौन सा है, वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो सर ये तो है न्यू एंट्रेंट्स। याद करो हमने ओला उबर और हैरी पॉटर की कहानी से इसको याद करा था कि रैपिडो न्यू एंट्रेंट आ गया। राइवलरी, ओला उबर की राइवलरी है, ये भी है, मतलब ये भी है, ये भी है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। बार्गेनिंग पावर ऑफ यूनियन, सर बार्गेनिंग पावर एक तो सप्लायर की थी, और बार्गेनिंग पावर थी एक, किसकी थी, बार्गेनिंग पावर एक तो जिससे हम सामान खरीद रहे हैं सप्लायर, और एक थी जिसको हम बेच रहे हैं डेटर। हाँ तो सर डेटर की थी, तो सप्लायर वाला तो है, मतलब ये मेरा आंसर होगा कि ये जो है ये जो मेरे माइकल पॉटर ताऊ जी हैं, उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। याद करो डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट हमने पढ़ा है, तो डेमोग्राफिक में कितना सिंपल है, देखो सर क्या नेचर इकोनॉमी, सर इकोनॉमी लिखा हुआ है, ये तो आएगा ही नहीं। डेमोग्राफी एक्चुअली वो उस कंट्री के रहने वाले लोग, उनकी एज, उनकी इनकम, और उनके टेस्ट, मतलब उन सब की बात करता है कि वहाँ उनकी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी मतलब एथिक्स है या नहीं है, वो सब चीजें। अच्छा जैसे कि ये कह रहा है साइज, कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, ये होता है सर डेमोग्राफिक। ठीक है। फिर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट, कह रहा है कि ऑल आर, ये सारे मैक्रो इन्वायरमेंट है एक्सेप्ट कंपटीशन, एक्सेप्ट कंपटीशन, कंपटीशन मैक्रो इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है।
हालांकि कॉम्पिटिटर भी मैक्रो है, लेकिन आप ये कह सकते हो मैक्रो में मेरे पास ऐसे थे कि ये मेरा इंटरनल इन्वायरमेंट, उसके बाद मेरा एक्सटर्नल, और ये बड़ा वाला एक्सटर्नल। ठीक है, तो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल में क्या था, एक तो हमारे पास था माइक्रो और मैक्रो था हमारे पास। तो ये कह रहा है कि सारे क्या है आपके मैक्रो इन्वायरमेंट है, तो हाँ सारे इसको छोड़ के ये मेरा माइक्रो इन्वायरमेंट है। ये मेरा क्या है सर, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है लेकिन माइक्रो है। फिर कह रहा है द एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट डिजाइन इज वेरी हाई, द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज लो, एंड द मार्केट ग्रोथ रेट इज लो इन द डैश स्टेज ऑफ इंडस्ट्री लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या कहना चाह रहा है कि भाई द इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन वेरी हाई, कि अब भी प्रोडक्ट का डिजाइन जो है लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन भी कम है क्योंकि कोई दूसरा प्रोडक्ट ऐसा है ही नहीं। एंड द मार्केट ग्रोथ रेट इज लो, और अभी मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे पकड़ बना रहा है। तो क्या वो मेच्योरिटी पे होता है? नहीं सर, मेच्योरिटी पे तो सैचुरेशन हो जाता है। क्या इंट्रोडक्शन पे होता है? हाँ सर, इंट्रोडक्शन पे हो सकता है। ग्रोथ नहीं, ग्रोथ पे नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ पे तो आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन पे कैसे प्रॉफिट बढ़ेगा? तो आंसर क्या है सर, इंट्रोडक्शन। मुझे बताओ, क्या आपको बात समझ आई या नहीं आई? क्या आपको सारे एमसीक्यूज अच्छे से समझ आए? आपको सारी चीजें मैंने करा रखी हैं, लिखवा रखा है, बस आपको पढ़ना है, आपको खुद से रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज नहीं करोगे ये दिमाग से निकल जाएगा, थ्योरी सब्जेक्ट है, आपको लिखना आना चाहिए। इसलिए मैं लिखवाता भी हूं, और मैं आपको क्वेश्चंस भी देता हूं कि आप घर पे उसको लिखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आता है केस बेस्ड स्टडी। आइए जरा हम केस बेस्ड स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो सीधे बैठ जाओ और बढ़िया तरीके से जोश में। कह रहा है कि सुरेश सिंघानिया इज द ओनर ऑफ एग्री बेस्ड प्राइवेट कंपनी। कह रहा है एक है सुरेश सिंघानिया जो कि एग्री बेस्ड प्राइवेट यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कोई काम करता है, फर्टिलाइजर का होगा या हो सकता है खेतीबाड़ी का कोई काम हो। ठीक है, वो सब काम करता है संगरूर में। संगरूर में गया था पंजाब में, हमारे एक क्लाइंट है वहां पे, उनका ऑडिट करने गया था। तो संगरूर के अंदर है ये। हिज यूनिट इज प्रोड्यूसिंग प्यूरी केचप एंड सॉसेस। उसने बता भी दिया कि एग्रीकल्चर में क्या काम कर रहे हैं। एक तो हम प्यूरी बना रहे हैं टमाटो की, केचप बना रहे हैं और सॉसेस बना रहे हैं। वाइल इट्स प्रोडक्ट हैव सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, कह रहा मार्केट में तो उसका अच्छा खासा शेयर है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कंट्री, यानी कि इन नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा शेयर है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, द सेल आर डिक्लाइन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर, कह रहा कुछ सालों के अंदर जो सेल है वो कम होती जा रही है। ही सीक्स हेल्प ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, यानी आपसे पूछ रहा है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से पूछ रहा है, हु एडवाइज हिम टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप, यानी सबसे पहले क्या कहा, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप को समझो। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय सुरेश सिंघानिया टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप। अब याद करो, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप के लिए हमने किसकी कहानी पढ़ी थी सर? कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप के लिए हमने कहानी पढ़ी थी दंगल की। दंगल की अभी अभी करा था इसको, बताओ समझ आया? तो उस में कितने हमारे स्टेप्स थे? जो हमारे 5 स्टेप्स थे कंपटीशन को, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कंपटीशन को आइडेंटिफाई करना और अंडरस्टैंड करना, वो सब। तो कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में, कम ऑन, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में क्या था सर? दंगल वाली कहानी थी। आओ जरा इसको हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूट ने इसको कैसे आंसर किया। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं, क्या है आंसर इसका। देखो हमने पढ़ा था सर, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप के अंदर एप्लीकेशन किसका होता है सर? सर कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में कॉम्पिटेटिव इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन होता है। और अगर आपका प्रोडक्ट जो है, अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया है और उस प्रोडक्ट की डिमांड है, दैट मींस वो प्रोडक्ट पहले ही कोई ना कोई बेच रहा है, तो आपको वो दंगल वाले टोटल 5 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले क्या था बताओ सर? सबसे पहले था आइडेंटिफाई करो अपने कॉम्पिटिटर, यानी कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में, कम ऑन, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में दंगल वाले 5 पॉइंट है। सबसे पहले था आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो अपने कॉम्पिटिटर। द फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड the competitive landscape, come on, the first step to understand the competitive landscape is to identify the competitors in the firm's industry
एंड हैव एक्चुअल डेटा, कम ऑन, आपको पास क्या होना चाहिए, एक्चुअल डेटा होना चाहिए अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर। यानी कि सबसे पहले कह रहा है आइडेंटिफाई करो, तो यही लिखा उसने। देखो आपको भी कैसे एग्जाम में लिखना है कि भाई पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या है, अंडरस्टैंड, कम ऑन, व्हाट इज द वर्ड, अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। Understand the competitive landscape is to identify competitors in the industry। आइडेंटिफाई करो एंड एक्चुअल डेटा आपके पास होना चाहिए कि कितना कितना मार्केट शेयर वो रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये केचप की बात कर रहा है, तो केचप में किसान जो है उसका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, तो किसान जो है उसका मार्केट शेयर ज्यादा है। और कौन सी कंपनी है, जैसे कि हाइंस टोमेटो केचप है, मैगी है, ऐसे करके वो क्या करेगा, रिसर्च करेगा कि कौन कौन मेरे कॉम्पिटिटर हैं और किस किस का कितना मार्केट शेयर है, मतलब टक्कर किससे लेनी है। फिर अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, बस आपको पता चल गया, उनकी लिस्ट बना ली, अब उनको समझो। Once the competitor, come on, once the competitor have been identified, the strategist can use market research report। हम क्या यूज कर रहे हैं, strategist यूज कर रहे हैं, come on, market research report। यानी कि एक रिपोर्ट आती है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि किस कंपनी की टर्नओवर सबसे ज्यादा है, सेल ज्यादा है, किस कंपनी के कंज्यूमर जो हैं बहुत लॉयल हैं कि वही खरीदते हैं, किस कंपनी के कॉस्ट जो है वो कम है, मतलब कॉस्ट तो प्रॉपर नहीं लिखी होती, प्रॉफिट्स लिखे होते कि प्रॉफिट्स ज्यादा हैं कम है, ठीक है। तो ये सब चीजें, फिर इंटरनेट पे क्या क्या चीजें हैं, न्यूज़पेपर्स में क्या छप रहा है, सोशल मीडिया, इंडस्ट्री रिपोर्ट एंड वेरियस अदर सोर्सेज, कम ऑन, वेरियस अदर सोर्सेज। क्योंकि भाई मैंने अब लिस्ट तो बना ली कि मेरे पास किसान हो गया और मैगी हो गया, हाइंस टोमेटो केचप हो गया और अदर ब्रांड हो गए, टॉप सॉप्स के और भी जो मोमोज वोमोज वाले वो सब डालते हैं गंदी गंदी सॉसेस, वो सब हो गई। अब इनको कॉम्पिटिटर को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, कॉम्पिटिटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन के लिए क्या, इंटरनेट सबसे पहले, फिर सोशल मीडिया, इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स होती हैं, अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पे मिल जाएंगी आपको, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट होती है और वेरियस अदर सोर्सेज भी होते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि ये अंडरस्टैंड करना कि क्या प्रोडक्ट है क्या सर्विसेज है ऑफर्ड बाय देम इन डिफरेंट मार्केट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि टोमेटो केचप की अगर हम बात करूं तो टोमेटो केचप के दो सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट वो है जहां पे केचप जो है, टोमेटो केचप आप कहते हो, वैसे हम सारी केचप को टोमेटो केचप कहते हैं, एक्चुअली में वो केचप होती ही नहीं है, या मैं कहूं वो टोमेटो केचप नहीं होती। वो किससे बनती है सर, वो बनती है कद्दू से, कद्दू जो होता है ना उससे बनती है, या सीताफल आप कह रहे हो उस सब उनसे बनती है। उसमें कोई भी टमाटर होते नहीं है, जैसे कि टॉप्स की आती हैं और भी बहुत सारी आती हैं जो भर भर के आपको चाउमीन वाला वो दे देता है, तो वो टमाटो केचप नहीं होती, वो खाने में लगती है टमाटो केचप पर वो टमाटो केचप नहीं होती। दूसरा, उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। दूसरी होती है सर जो टमाटो केचप होती है, लेकिन उसमें टमाटो बहुत ही कम होता है। जैसे कि अगर आप किसान की बात करो, किसान कहता है किसान टमाटो केचप, एक्चुअली में उसमें टमाटर तो बहुत कम है, उसमें ज्यादातर क्या है, उसमें ज्यादातर शुगर है अगर आप देखोगे तो इसी वजह से एक सेगमेंट और बनता है जो प्योर टमाटो केचप बेचता है, जिसके अंदर शुगर नहीं होती, सिर्फ टमाटर से बनी हुई केचप ही बेचते हैं, और वो केचप ऑर्गेनिक होती है। और वो केचप आप ऑर्गेनिक तो नहीं कह सकते, मतलब आप कह सकते हो कि प्योर टमाटो केचप होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जब लोग इंग्रेडिएंट्स और ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं। यानी आप अगर अंडरस्टैंड करते हो अपने कॉम्पिटिटर को कि भाई मेरे कॉम्पिटिटर में क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, उसकी वीकनेस मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो स्ट्रेंथ है मुझे उससे ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। समझ आया? तो अंडरस्टैंड करा और लोगों ने फिर ऐसी केचप निकाली, ऐसे घी आता है आप देखते होगे कि अब ऑर्गेनिक घी नाम से आ रहा है, ये सब चीजें। फिर क्या है सर, डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर, कॉम्पिटिटर, कंप्यूटर कह रहा हूं कॉम्पिटिटर, क्योंकि मैंने कहा उसकी स्ट्रेंथ जितनी होगी मुझे उससे तगड़ा काम करना पड़ेगा जीतने के लिए। भाई लड़ाई हो रही है, जीतने के लिए कॉम्पिटिटर से उसकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्यूटर, कॉम्पिटिटर, कंप्यूटर क्यों निकल रहा है भाई, कॉम्पिटिटर, व्हाट डू, वॉट डू दे डू वेल, वो क्या अच्छा कर रहे हैं, एक्चुअली में वो सिर्फ मार्केटिंग अच्छी करते हैं, किसान टमाटो के लाल लाल टमाटर से,
काहे बात के लाल लाल टमाटर, भाई इस इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखो, उसमें तो टमाटर बहुत ही कम है। फिर डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट्स, क्या प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, देखना पड़ेगा भाई स्ट्रेंथ क्या है। डू द यूटिलाइज मार्केटिंग, हाँ मार्केटिंग बहुत अच्छी करते हैं, मार्केटिंग इन अ वे दैट कंपैरेटिवली रीच आउट मोर कंज्यूमर्स, कि उनकी मार्केटिंग तगड़ी है, कि टीवी में भी आ रही है, रेडियो में भी आ रहा है, सोशल मीडिया पे भी आ रहा है, मार्केटिंग तगड़ी है। और वाई डू कंज्यूमर गिव देम देयर बिजनेस, कि कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं, बात समझ आई। तो डिटरमाइन करना पड़ेगा, यानी अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करना पड़ेगा सर, डिटरमाइन करना पड़ेगा। फिर क्या है सर, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, स्ट्रेंथ मुझे पता चल गई, मुझे उससे बढ़ के कुछ करना है, और उसकी वीकनेस मेरे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी। जैसे ज्यादातर जो केचप्स हैं उसमें शुगर बहुत ज्यादा है, तो ये मेरे लिए, ये उनके लिए वीकनेस है, पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। तो वीकनेस कैन बी आइडेंटिफाई बाय गोइंग थ्रू कंज्यूमर रिपोर्ट, आप कंज्यूमर से ही पूछोगे, आजकल तो गूगल के रिव्यूज पढ़ के लोग जाते हैं। एंड रिव्यूज, देखो रिव्यूज अपेयरिंग इन वेरियस मीडिया, गूगल रिव्यूज टाइप का। आफ्टर ऑल कंज्यूमर आर ऑफन विलिंग टू गिव देयर ओपिनियन, स्पेशली व्हेन द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर आइदर ग्रेट और पुअर, यानी जो कंज्यूमर है अपना ओपिनियन देता है कि प्रोडक्ट उसको अच्छा लगा या बुरा लगा, और प्रोडक्ट में क्या उसको बेकार लगा, वो ही उस आपके लिए क्या बन सकती है, अपॉर्चुनिटी। यानी कि वीकनेस ऑफ योर कॉम्पिटिटर बिकम्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फिर लास्ट है सर, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, अब सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो और अब आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। एट दिस स्टेज द स्ट्रेटेजिस्ट शुड पुट all information about competitors and draw inference about what they are not offering, कि वो क्या ऑफर नहीं कर रहे, and what the firm can do, और आप क्या कर सकते हो to fill the gaps. The strategist can also know the areas which to be strengthened by the firm, कि भाई आप किस चीज में और ज्यादा स्ट्रेंथ लेकर आ सकते हो अपनी कंपनी के अंदर। मुझे बताओ क्या ये पांचों पॉइंट समझ आए, ये मैंने आपको अभी समझाए थे और अब इस क्वेश्चन के थ्रू भी समझा दिए, बताओ समझ आया। अब इसको आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, राइट दिस क्वेश्चन इन ओन लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज में लिखना है, और उसके बाद कंपेयर करना कि आपकी लैंग्वेज और बुक की लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आया, क्या सुधार करा जा सकता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना। जो मैंने आपको कहा कि लिखना है ये क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी लिखना है, इसको मत छोड़ना। फिर अपनी लैंग्वेज में लिखने के बाद, क्योंकि देखो मेन तो आपको पॉइंट्स याद हो गए, अब इन पॉइंट्स के अंदर जब आप ये सब चीजें लिखोगे अपनी भाषा में लिखना, फिर बाद में कंपेयर करना कि मेरी भाषा और बुक की भाषा में या लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आया, मैं अपनी भाषा को और बेहतर कैसे कर सकता हूं, ये आपको करना ही पड़ेगा। देखो इसके बिना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, मैं सच्ची बता रहा हूं, आप पेपर नहीं कर पाओगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, कई बच्चे कहीं और से पढ़कर आए, कोई बच्चे ने ऑनलाइन क्लास ली, कई बच्चे ने सेल्फ स्टडी करी, और फिर कहते हैं कि सर देखो हमारा बाकी पेपर तो हो गया पर एसएम के अंदर दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं आता कि पेपर कैसे लिखें। तो मैं ये कहता हूं कि भैया लिखोगे तो तब जब लिखने की आदत डालोगे, आप आदत लिखने की डालते नहीं हो, फिर एग्जाम में जाके कहते हो हम लिख लेंगे, ऐसे नहीं होगा। सच्ची बता रहा हूं, ऐसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आपको लिखने की आदत डालनी ही पड़ेगी। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। कह रहा है कि इको कैरी बैग्स लिमिटेड, ये भी मेरा केस बेस्ड स्टडी है। कह रहा है एक इको कैरी बैग, इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक थैली, यानी कोई इको कैरी बैग बना रहा है, मतलब कोई ऐसा बैग बना रहा है जो कि रिसाइकल करा जा सकता है। रिसाइकल, चल देखो लिखा भी है, रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग बना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी हैज सीन अ पोटेंशियल इन द एवर ग्रोइंग अवेयरनेस, कह रहा है उन्होंने एक पोटेंशियल देखी, एवर ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट हैजर्ड प्लास्टिक, यानी उन्होंने ये देखा मार्केट में कि मार्केट में सब लोग प्लास्टिक की थैलियां बेच रहे हैं, हम क्यों ना ऐसा कोई प्रोडक्ट लेकर आए कि ऐसी प्लास्टिक की थैली आए लेकर आए जो कि इन्वायरमेंट पे, जिसका इम्पैक्ट कम से कम हो, रिसाइकल करा जा सके। And the positive outlook for the of the society towards recycling and reusing plastic, जिससे हम सोसाइटी में एक न्यूज भी फैलाएं, न्यूज मतलब एक
इंफॉर्मेशन भी दे उनको कि देखो अब आप प्लास्टिक की थैलियां यूज मत करो, आप इको फ्रेंडली थैलियां यूज करो। जैसे हम कहते हैं कि भाई डिस्पोजेबल को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिस्पोजेबल जितने भी हैं वो सारे प्लास्टिक के होते हैं। और थर्माकोल तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। थर्माकोल तो मतलब ये लगाओ बिल्कुल जानलेवा है। कभी थर्माकोल को जला के देखा कैसे पिघलता है? आ, हो, आ, हो, मतलब मुझे श्योर है आप में से कई लोगों ने तो ये थर्माकोल को पक्का जला के देखा होगा, ऐसे यूं यूं पिघलता रहता है। अब आप सोचो, थर्माकोल के ग्लास में लोग गरम गरम चाय देते हैं लोगों को कि भाई चाय इसमें डाल के तो कितना गलत है बताओ। थर्माकोल जो ऐसी हीट से पिघल जाता है, क्या वो चाय की हीट से अंदर पिघलेगा नहीं? क्या वही पी रहे हो? बहुत ज्यादा खतरनाक होता है सेहत के लिए। तो थर्माकोल तो बिल्कुल यूज मत करो। तो सर क्या यूज करें? देखो हमारे इंडिया में है ना, शुरुआत से ही हर चीज का सोल्यूशन था। वो अलग बात है हमने सारे सोल्यूशंस की ऐसी की तैसी मार दी। हम सीधा क्या करते थे सर, अगर हमारे पास यूटेंसिल्स नहीं है तो हम पत्तल यूज करते थे, जो कि इको फ्रेंडली होते थे। जो अभी भी अगर आप देखो तो क्या कहते हैं इसमें, केरला में, कर्नाटक में, साउथ की साइड पे अभी भी केले के पत्ते के अंदर वो खाते हैं। तो पत्तल यूज होते थे भाई, पत्तल यूज करा कहीं भी फेंक दिया, पत्ता ही है, नेचर में डिसॉल्व हो जाएगा। पर अब क्या, अब सर हम स्टैंडर्ड वाले बन गए, अब हम प्लास्टिक के डिस्पोजेबल लाएंगे, प्लास्टिक के ग्लास लेकर आएंगे। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक फ्रेंच कंपनी है, अब थोड़े टाइम पहले की बात है, शायद आपको पता है या नहीं पता, फ्रेंच कंपनी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने यही इको फ्रेंडली ऐसे ही यूटेंसिल्स बनाए पत्तों से, और फिर उसका पेटेंट लेने चले गए कि देखो हमने बनाया, इसका पेटेंट लेंगे हम। तो उनको बताया गया भैया जो आपने बनाया है ना अभी, ये कई हजार साल पहले इंडिया में यूज करे जाते थे, इसको पत्तल कहते हैं जो आपने बनाया। ठीक है, चलो आओ जरा आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा, अब मेजर कंसर्न फॉर इको कैरी बैग्स लिमिटेड, कह रहे इनके साथ मेजर कंसर्न ये हुआ, आर पेपर बैग्स, कह रहे कि इनके जो है पेपर बैग्स है एंड ओल्ड क्लॉथ बैग्स, इनके लिए क्या है मेजर कंसर्न है, मतलब कॉम्पिटिटर है इनके। वे ये अपना इको फ्रेंडली प्लास्टिक निकाला, लेकिन लोग पहले से ही पेपर बैग यूज कर रहे हैं या कपड़े का बैग यूज करते हैं, जो इनका क्या है, कॉम्पिटिटर है। इवन दो दे आर कॉस्टलियर देन रिसाइकल प्लास्टिक बैग, यानी इनके प्रोडक्ट से ये ज्यादा महंगा है क्या, पेपर बैग और कपड़े वाला बैग इनके बैग से ज्यादा महंगा है। इररिस्पेक्टिव दे आर बीइंग वेलकम पॉजिटिवली बाय द कंज्यूमर। ठीक है, कह रहा है कि इसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, इनको वेलकम कर रहे हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दैट कंपटीशन फ्रॉम पेपर बैग्स एंड क्लोथ बैग्स, यानी हमारा कॉम्पिटिटर है पेपर बैग और क्लोथ बैग, फॉल अंडर विच कैटेगरी, कह रहे कौन सी कैटेगरी है, पॉटर के 5 मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटर एनालिसिस। तो पॉटर ताऊ जी के हमने 5 फोर्सेस पढ़े थे, उस 5 फोर्सेस में से ये जो है कि जो क्या है मेरा पेपर बैग और क्लोथ बैग, ये मेरा कौन सा वाला आता है, मतलब कौन सी फोर्सेस में आएगा। याद करो हमने ओला उबर और हैरी पॉटर की कहानी से इसको हमने करा था। मुझे बताओ कि ये कौन सी फोर्स में आना चाहिए, बताइए मुझे किस में आना चाहिए, बताओ। क्या ये पहले से ही मार्केट में है? बिल्कुल सर। क्या ये पहले से ही मार्केट में है? ठीक है। और क्या ये मेरे प्रोडक्ट के, क्या ये मेरा प्रोडक्ट ही है? नहीं सर, आपका प्रोडक्ट तो प्लास्टिक है, इनका कपड़ा है, और क्या है दूसरा, कागज का है। तो सर ये जो मेरा प्रोडक्ट है ना, ये इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। देखो, इको कैरी बैग लिमिटेड, आइए जरा, इको कैरी बैग लिमिटेड, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं। हम्म, कह रहा है कि इको कैरी बैग लिमिटेड फेसेस कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन है, फ्रॉम पेपर बैग, कह रहा है पेपर बैग से कंपटीशन है आपका, और क्लोथ बैग से, एंड फॉल अंडर थ्रेट ऑफ, क्या सर कौन सा थ्रेट है, सब्सटीट्यूट वाला, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट के जैसा सेम नहीं है लेकिन उसकी जगह यूज करा जा सकता है, तो ये क्या है सर, सब्सटीट्यूट फोर्स है इन पॉटर 5 मॉडल ऑफ कंपटीशन एनालिसिस। पेपर क्लोथ बैग्स आर सब्सटीट्यूट, कह रहा पेपर क्लोथ बैग जो है सब्सटीट्यूट है हमारे रिसाइकल प्लास्टिक बैग का, एज दे परफॉर्म द सेम फंक्शन एज प्लास्टिक बैग।
क्योंकि उसमें भी थैले में सामान लाओगे, प्लास्टिक के थैले में भी सामान उठा के लाओगे। सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स आर लेटेंट सोर्सेज ऑफ कंपटीशन, यानी कि ये आपका ऑल्टरनेटिव सोर्स होता है कंपटीशन का इन इंडस्ट्री। इन मैनी केसेस दे बिकम, कह रहा कि कभी कभी तो दे बिकम अ मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कंपटीशन, कभी कभी तो सब्सटीट्यूट ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन जाता है। तो सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफरिंग अ प्राइस एडवांटेज and or perform improvement to the consumer can drastically alter the competition character of industry। यानी कि कंपटीशन की वजह से, सब्सटीट्यूट की वजह से हमारा प्रोडक्ट जो है या हमारी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा प्रभाव आ सकता है। मुझे बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आया? क्या करना है सर इसके लिए भी, इसको भी लिखना है अपनी लैंग्वेज में और जरूर जरूर से लिखना है, इसके बिना तो भैया काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि बेबी टर्टल इज अ चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। बेबी क्लोथिंग क्या है? एक चिल्ड्रन क्लोथिंग ब्रांड है, बच्चों के कपड़े बनाता है। दैट हैज बीन क्रिएटेड अ न्यू एज डिमांड फॉर वॉशेबल डायपर। कह रहा है नए डायपर निकाले हमने कि उसमें बच्चे पॉटी करेंगे, हम उसको धोएंगे और दोबारा पहना देंगे। सर ऐसा होता है? अब शायद मेरे ख्याल से आते हैं प्रैक्टिकली भी। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते क्या कह रहा है। द मेजर बेनिफिट फॉर द ब्रांड हैज बीन दैट नॉट मेनी कंपनी हैव शोन इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, यानी कि वो तो बेच रहा है लेकिन बाकी लोग वॉशेबल डायपर बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसके लिए बेनिफिट है, कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, इन द प्रोडक्ट थिंकिंग इट इज नॉट वायबल, क्योंकि उनको लगता है ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलेगा, लोग जो है धोना पसंद नहीं करेंगे उसको और वो फेंकना ही पसंद करेंगे। हाउएवर कस्टमर मेजरली वर्किंग मदर्स आर लविंग देयर प्रोडक्ट। कह रहे लेकिन मार्केट में जब ये लॉन्च हुआ तो पता चला जो मदर्स हैं, खासकर जो वर्किंग मदर्स हैं, उनको ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा कि बार बार डायपर खरीदने की झंझट से छुटकारा मिला, धो लेंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसा भी बचेगा, डायपर खरीद के लाएंगे इतना पैसा खर्च होता है, एक बार मिलाओ 15 बार 10 बार जितना भी यूज कर होता है उसको यूज करो। पर वैसे जो हमारा डिस्पोजेबल वाला डायपर होता है वो तो एक बार में ही आपको फेंकना पड़ता है। फिर कह रहा था कोर मटेरियल नीडेड फॉर द प्रोडक्शन इज ऑल्सो यूज इन मैनी अदर वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स। कह रहे कि जो हमारा मटेरियल लग रहा है डायपर में वो और वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स में भी लगाया जाता है इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कह रहा है बेबी टर्टल सोर्सेज दिस मटेरियल फ्रॉम अ री ओन्ड सप्लायर एट कंपैरेटिवली लो प्राइसेस। कह रहा है बेबी टर्टल जो है ना, इसको एक बहुत ही अच्छे सप्लायर, बहुत री ओन्ड सप्लायर है, री ओन्ड नहीं रिनाउंड सप्लायर है, यानी बहुत ही फेमस कोई सप्लायर है, उससे सस्ते दाम पे वो खरीद लेता है वो मटेरियल, मतलब वाटर प्रूफिंग का मटेरियल। Which of the 5 forces of competitive pressure would baby turtle experience due to above setup? कह रहा है कि जो हम 5 फोर्सेस पढ़े थे किसके, पॉटर ताऊ जी के, वो कह रहा है विच ऑफ द 5 फोर्सेस ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर वुड बेबी टर्टल एक्सपीरियंस। कह रहा है उसको कौन सा ये हो सकता है ड्यू टू अबव सेटअप, यानी उसके पास एक ही सप्लायर है, तो ये हमने पढ़ा था बार्गेनिंग पावर ऑफ, जिससे खरीद रहा हूं सप्लायर, जिसको बेच रहा हूं मेरा कस्टमर। तो मतलब यहां पे क्या दिया है इसने कि सप्लायर एक ही है, देखो उसने कहा ना कि भाई सप्लायर एक ही आपका, री नाउंड सप्लायर है, बढ़िया सप्लायर है, तो सप्लायर एक ही आपका। और कह रहा है इससे कौन सा प्रेशर आ सकता है 5 फोर्सेस में से कंपटीशन वाला, सर ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर आ जाएगा। ड्यू टू द अबव सेटअप व्हाट आर द मेजर फैक्टर दैट क्रिएट सच प्रेशर फॉर अ प्रोडक्ट। कह रहा है ऐसा होने के मेजर फैक्टर क्या है। डू यू थिंक बेबी शार्क हैज एडवांटेज। ये बेबी शार्क कहां से आ गया भाई, अभी तो बेबी टर्टल था, बेबी टर्टल था, बेबी शार्क कहां से आ गया, इसने गलत लिखा है। ठीक है, ये बेबी टर्टल ही होगा, शार्क लिख दिया इसने गलती से। कह रहा है कि डू यू थिंक बेबी टर्टल हैज एन एडवांटेज इन सम वे टू फाइट ऑफ दिस प्रेशर, कि क्या बेबी टर्टल इस जो प्रेशर है इसके ऊपर या 5 फोर्सेस में से एक का, कौन सा, बार्गेनिंग पावर और सप्लायर, इसको टैकल कैसे करेगा, इसको हैंडल कैसे कर सकता है। याद है हमने डिटेल में पढ़ा था। चलो अब इसका आंसर कैसे लिखा है ये पढ़ते हैं। आइए आइए चलिए क्वेश्चन करें, मतलब सॉल्व करें। आओ जरा क्या लिखा है। कह रहे जो बेबी टर्टल है वो बताओ क्या उसको, जो पॉटर ताऊ जी है उसके जो 5 फोर्सेस हैं उसमें से कौन सा फोर्स
कौन सी ताकत वो फेस कर रही है? कह रहा वुड एक्सपीरियंस बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एज ए कॉम्पिटिटिव प्रेशर फॉर देयर वॉशेबल प्रोडक्ट। दिस इज बिकॉज द कोर मटीरियल, क्वेश्चन में लिखा था कोर मटीरियल इज सोर्स, कहां से खरीदा जाता है? फ्रॉम अ सिंगल सप्लायर, एक ही सप्लायर है, हु रिनाउंड एंड इन अ पोजिशन टू क्रिएट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, यानी वो इसके लिए क्या कर सकता है? प्रेशराइज कर सकता है बेबी टर्टल को। फर्दर अदर फैक्ट दैट विच लीड टू सच प्रेशर, कह रहा और क्या फैक्टर हो सकते हैं इस प्रेशर के? कि उनका प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट आर क्रूशियल टू द बायर एंड सब्सटीट्यूट्स टू द मटीरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर नॉट अवेलेबल। मतलब जो उनका प्रोडक्ट है उसमें जो मटेरियल लग रहा है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता, सिर्फ उसी सप्लायर पे ही अवेलेबल है। सप्लायर कैन मैनिपुलेट स्विचिंग कॉस्ट एज द ब्रांड इन इज इन इंसेप्शन स्टेज एंड मेकिंग मार्जिन्स आर इंपॉर्टेंट। यानी सप्लायर क्या कर सकता है? अपनी कॉस्ट को स्विच करके, कम ज्यादा करके अपने मार्जिन बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। फिर कह रहा है एन एडवांटेज द बेबी टर्टल हैज इन इज इवन दो द मटीरियल हैज नो सब्सटीट्यूट, उसके लिए एडवांटेज क्या है? कि मटीरियल का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बट इट इज यूज्ड टू मेक मैनी अदर प्रोडक्ट एंड दस देयर आर मैनी अदर सप्लायर हु कैन प्रोवाइड द मटीरियल, और उसको यही मटेरियल बाकी सप्लायर भी दे सकते हैं क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट में लगता है वो। इट माइट अफेक्ट ऑपरेशन इन शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि सप्लायर ढूंढने में टाइम लग जाए, ऑपरेशंस उनके कुछ बंद भी हो सकते हैं, बट विल हेल्प टू फाइट द प्रेशर क्रिएटेड बाय एग्जिस्टिंग सप्लायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको राइट करना है अपनी ओन लैंग्वेज में, और ये लिखना है तो मतलब लिखना है, और याद रखना ये लिखने का मतलब ये क्वेश्चन भी लिखना है, आंसर भी, ऐसा नहीं सिर्फ आंसर टेप रहे हो, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, उसके बाद उसको हाँ मैच करना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है, ये भी आपको करना है। ठीक है, मैं बता देता हूं क्या लिखा है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। एक्सपीरियंस कर्व क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। एंड हाईलाइट इट्स रिलेवेंस इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये मैंने आंसर पूरा दे रखा है, ये आपको घर पे रीड एंड राइट, राइट अपनी लैंग्वेज में करना है, पहले इसको पढ़ना, फिर राइट करना अपनी लैंग्वेज में, और उसके बाद कंपेयर करना कि कहां कहां गलती हुई है। ठीक है, ये आप कर लोगे। अच्छा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कभी भी, इसका आता रहता है वैसे लर्निंग कर्व का, एक्सपीरियंस कर्व का, तो कर्व बना के आना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ लिख दिया, कर्व नहीं बनाया, आपके नंबर कट हो जाएंगे, क्योंकि कर्व में कुछ नहीं है, सिंपल बता रहे हैं भाई, जैसे जैसे सीखोगे कॉस्ट क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। ये कॉस्ट है, देखो कॉस्ट धीरे धीरे कम हो रही है, और ये प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, प्रोडक्शन कम है, कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, मतलब हम जैसे जैसे ज्यादा बनाना सीख रहे हैं, हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सपीरियंस आ रहा है। तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, बहुत ईजी, आप आराम से घर पे करना इसको। पहले पढ़ना अच्छे से, रजिस्टर में भी पढ़ना, फिर अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लिखना, फिर अपनी लैंग्वेज में उसका आंसर लिखना, फिर कंपेयर करना कि भाई क्या मैंने इसमें चीजें छोड़ दी हैं या क्या बेटर करा जा सकता है। ये जरूर है करना, देखो इसको छोड़ना मत, इसको जरूर करना, इस क्वेश्चन को नहीं, जो ये प्रोसेस में बता रहा हूं। फिर ये भी आपका होमवर्क है, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पूरा बता चुका हूं आपको, जो हमारे 4 स्टेजेस आते थे वही लिखा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है। फिर एक्सप्लेन पॉटर के 5 मॉडल, ठीक है, ये तो मैंने लिख ही दिया, अपने आप से करना है आपको, ये मैंने आपको पूरा कराया है, लिखवाया भी है, उसमें से देख के आपको ये करना है। मुझे बताओ बात समझ आई? ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, अब हम पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हमें करने हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन कौन से थे, और उसके सोल्यूशंस भी सेम ऐसे ही है, देखो ऊपर नीचे होते रहते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे ही है। ठीक है, चलो आओ पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, बस खत्म, चैप्टर खत्म हो गया है, अब लास्ट में बस हमारे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हमें समझने हैं कि क्वेश्चन, देखो एक्चुअली में आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। बात समझ आई? आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आओ चलो, सबसे पहले आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 मई 2023 में आया था, क्या कह रहा है? कह रहा है कि बायर ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट, कह रहा है बायर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, यानी कि एक इंडस्ट्री में जो बायर होते हैं
प्रोडक्ट या सर्विसेज के कैन समटाइम एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर, कह रहे कि वो क्या कर सकते हैं, कंसिडरेबल प्रेशर डाल सकते हैं किस पे, कंपनी पे। सर किस चीज का प्रेशर, इन द लाइट ऑफ 5 फोर्सेस एज प्रोपोगेटेड बाय वो माइकल पॉटर ताऊजी हमारे। एक्सप्लेन द फोर्स, यानी कि ये ताकत के बारे में समझाओ, फोर्स के बारे में समझाओ। ऑल्सो स्टेट एज टू व्हेन दिस लीवरेज इज एविडेंट, यानी ये जो लीवरेज है, ये जो बेनिफिट जो सप्लाई कौन, बायर, जो कि बायर है, वो कब ये बेनिफिट लेना पसंद करते हैं। मुझे बताओ, हमने 5 फोर्सेस पढ़े थे पॉटर ताऊजी के, जिसमें से था क्या था, ये था बाइंग सॉरी, इसमें था हमारा जो फोर्स थे, एक तो हमारा उसका था, क्या कहते हैं, ये बार्गेनिंग पावर। क्या था इसमें, बार्गेनिंग पावर था। बार्गेनिंग पावर किसका था सर, बार्गेनिंग पावर था एक तो जिसको मैं बेच रहा हूं, यानी कि जिसको मैं बेच रहा हूं जो बायर है, और दूसरा जिससे मैं खरीद रहा हूं, जिससे मैं खरीद रहा हूं, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि भैया अब किसकी बात हो रही है, ये बायर ऑफ एन इंडस्ट्री प्रोडक्ट, किसकी बात हो रही है, बायर ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट, ठीक है। तो मुझे बताइए दोस्तों, बायर कौन है सर, बायर वो है जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो बायर है। तो कह रहा है कि जो हमारा प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो बायर है, उसका जो फोर्स है, जो पॉटर ताऊजी ने बताया, उसके बारे में बताओ, और ये बताओ कि कब ये एविडेंट, यानी कि साफ साफ दिखाई देता है। चल, ये हमने पढ़ा था, आओ इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं कि क्या हमें एग्जाम में लिखना है, कैसे लिखना है। देखो, कह रहा है कि दिस पावर, पढ़ो मेरे साथ साथ, क्या कह रहा है, दिस इज अनदर फोर्स, कह रहे हैं ये एक और फोर्स है, दैट इन्फ्लुएंस, किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है सर, कॉम्पिटिटिव कंडीशन। तो द वर्ड इज, इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉम्पिटिटिव कंडीशन। यानी कि जब आप माइकल पॉटर ताऊजी के कोई भी 5 फोर्सेस की बात करोगे, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जितनी भी फोर्सेस हैं वो किसके ऊपर है, कॉम्पिटिटिव कंडीशंस के ऊपर। किसके ऊपर है, किस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, कॉम्पिटिटिव कंडीशन, किसकी, इंडस्ट्री की, कम ऑन, किसकी, इंडस्ट्री की। फिर कह रहा है कि दिस फोर्स बिकम्स हैवियर, कह रहे हैं ये फोर्स जो है बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, या बायर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ बायर, कम ऑन, व्हाट इज द वर्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ बायर फॉर्मिंग ग्रुप, कि बायर क्या करे, बायर क्या करे, ग्रुप बना ले। तो यानी हमें जो वर्ड याद रखना है वो है सर बायर्स का ग्रुप, हमें जो वर्ड याद रखना है वो है बायर का ग्रुप। और क्या, कार्टल, यानी कि कार्टल वही होता है जो ग्रुप बना लिया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है सर, कार्टल भी कहा जाता है। तो वो ये कह रहा है कि ये किसी भी इंडस्ट्री की कॉम्पिटेटिवनेस पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है अगर जो बायर है, कम ऑन, अगर जो बायर है वो क्या बना ले सर, ग्रुप बना ले, या क्या बना ले, कार्टल बना ले, ठीक है। किसके ऊपर इंपैक्ट होता है सर, इंडस्ट्री की, कम ऑन, इंडस्ट्री की कॉम्पिटेटिव कंडीशन, इंडस्ट्री की कॉम्पिटेटिव कंडीशन। फिर कह रहा है मोस्टली दिस इज अ फिनोमिनन सीन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कह रहे हैं ये कहां देखा जाता है सर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में देखा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो आप खरीद रहे हो आगे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, आप उसको सीधा सीधा कंज्यूम करने के लिए नहीं खरीद रहे, या सीधा सीधा बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। आप पहले वो खरीदोगे, उसको फिर आप फिनिश गुड्स में बनाओगे, फिर बाद में बेचोगे। यानी सिंपल सिंपल अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा कि सर हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, कम ऑन, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं फिनिश गुड्स बनाने में, तो वो रॉ मटेरियल होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। क्या होता है सर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है सर, देखो, क्वाइट ऑफ्टन, ऑफन user of industrial product come together normally और इवन इनफॉर्मली एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर। कह रहा है कि जब इंडस्ट्री प्रोडक्ट वो खरीदते हैं तो वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, या वो क्या करते हैं, ग्रुप मेंटेन कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं अपना, ठीक है। यूजर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कम टुगेदर फॉर्मली, या तो फॉर्मली अपना ग्रुप बना के आते हैं, यानी उन्होंने एक रजिस्टर्ड एंटिटी बना ली अपनी, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना लिया कि देखो हम ये सारे लोग हैं और हम ये सामान खरीदते हैं। एग्जाम्पल कहता हूं कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए, स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक शायद मेरे ख्याल से कार्बन की जरूरत पड़ती है, उसमें कार्बन ज्यादा डालते हैं लोहे के अंदर, तो वो स्टील के अंदर कन्वर्ट होता है। और या फिर वो कह सकता है कि इनफॉर्मली भी क्या कर सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं। और उससे क्या है सर, ग्रुप बनने के बाद वो प्रेशर डाल सकते हैं, कम ऑन, क्या डाल सकते हैं सर, प्रेशर डाल सकते हैं, किस पे, प्रोड्यूसर पे। फिर कह रहा है द बार्गेनिंग, आगे पढ़िए, कह रहा है द बार्गेनिंग पावर ऑफ
बायर्स इन्फ्लुएंस नॉट ओनली प्राइसेस ऑफ द प्रोड्यूसर, कह रहा है इससे सिर्फ प्राइसेस ही इंपैक्ट नहीं होंगे, तो क्या इंपैक्ट होगा, कैन चेंज बट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जितनी उसने कैपिटल लगा रखी है, जितनी उसने कैपिटल लगा रखी है उसकी कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात हो रही है, इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोड्यूसर। ठीक है, फिर कह रहा है दिस इज बिकम पावरफुल, buyers usually bargain for better services which involve more investment on the part of producer। चलो एक बार दोबारा से पढ़ो क्या कह रहा है, दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि पावरफुल बायर जो होते हैं वो क्या करते हैं सर, बार्गेनिंग करते हैं ताकि उनको बेटर सर्विसेज मिल सके, विच इन्वॉल्व मोर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अच्छी सर्विस अगर देना है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट और ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ऑन द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर। यानी वो ये बता रहा है शुरू के अंदर कि भैया सबसे पहले तो ग्रुप बना के आ सकते हैं, ग्रुप फॉर्मल हो सकता है, इनफॉर्मल हो सकता है। दूसरा उसने ये बताया कि देखो उसकी जो कॉस्ट है उस पर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही, जो उसके गुड्स या सर्विसेज जो वो दे रहा है उस पर तो इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा अगर बायर जो है क्या करेंगे, ग्रुप बना लेंगे। लेकिन कह रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जिसको क्या लिखा है उसने, इन्वेस्टमेंट, क्या लिखा है, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, इस पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो बायर है वो प्रेशराइज करेंगे कि अच्छी सर्विसेज या अच्छे टाइप के गुड्स हमें प्रोवाइड करो, जिस वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट दो ही तरीके से होगी, या तो अपना पैसा लगाओ, शेयर होल्डर का पैसा, या फिर बाहर से उधार ले लो यानी डेट ले लो। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है बायर ऑफ एन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन समटाइम एक्सर्ट कंसिडरेबल प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फर्म, कह रहा है एग्जिस्टिंग फर्म पे कंसिडरेबल बढ़िया वाला प्रेशर डाल सकते हैं, किस लिए, प्राइसेस को कम करवाने के लिए, किस लिए, प्राइसेस को कम करवाने के लिए, या और बेटर सर्विसेज। ठीक है, तो दो चीजों की बात हुई, एक तो प्राइसेस कम और दूसरा बेटर सर्विसेज। कह रहा है ये जो लीवरेज है यानी इसका जो बेनिफिट है इस पर्टिकुलरली एविडेंट, ये कब दिखाई देता है, जब ये वाले पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, कितने पॉइंट है सर, 3 पॉइंट है, बहुत ही सिंपल है, ये 3 पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहा है बायर है फुल नॉलेज, सबसे पहले पॉइंट क्या है सर, फुल नॉलेज, बायर के पास क्या है सर, फुल नॉलेज है ऑफ द सोर्स, यानी कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीद रहे हो या ले रहे हो आपको उसकी फुल नॉलेज है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, जब आप मोबाइल फोन लेने जाते हो तो आपके पास बजट है 15,000 20,000 का, आप उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखते हो कि मोबाइल फोन अंडर 20,000, मोबाइल फोन अंडर 15,000, बेटर कैमरा और बेटर परफॉर्मेंस, इसमें पबजी चलेगी नहीं चलेगी, कितना बेटर चलेगी, कितना अच्छा रेजोल्यूशन है, ये सारी की सारी चीजें आप क्या करते हो, पहले से ही चेक करके जाते हो, उस हिसाब से फिर आप बार्गेनिंग भी करते हो कि ऑनलाइन तो इतना का मिल रहा है, ऑफलाइन तो ये है, ये मॉडल पुराना हो चुका है, इसके साथ साथ ईयरबड्स भी दे दो, ऐसे करके। तो ये कब दिखाई देता है, सब जब बायर को, कम ऑन, जब बायर को क्या होगा, फुल नॉलेज होगा सोर्स की ऑफ प्रोडक्ट्स एंड देयर सब्सटीट्यूट। और वो ये, हाँ सब्सटीट्यूट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वो कहेगा कि देखो अगर इतने का देना तो दो, नहीं तो मैं दूसरा वाला ले लूंगा जो इससे सस्ता आ रहा है या इसी के रेट में आ रहा है लेकिन इससे बेटर है। 10 चैलेंजिंग द प्राइस बीइंग चार्ज बाय द प्रोड्यूसर, इससे क्या होगा सर, प्रोड्यूसर को अपना प्राइस हाँ कम करना पड़ सकता है। दूसरा, they spend a lot of money on the industry's product, that is they are big buyer, come on, क्या है वो, big buyer है, obvious बात है सर, big buyer है या ग्रुप बना के आ जाएंगे, come on, big buyer है या ग्रुप बना के आ जाएंगे तो फिर हमें ना चाहते हुए भी उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में बेचने की वजह से, ज्यादा क्वांटिटी में बेचने की वजह से वॉल्यूम में कमा लेंगे। दिस इज अ पोजिशन ऑफ डिमांड फेवरेबल टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि भाई हमारी डिमांड हमारी बनी रहे, इस वजह से हम उसको सस्ते में भी दे देंगे। पॉइंट नंबर 3, द इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल, यानी जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना क्रिटिकल नहीं है, इतना जरूरी नहीं है, या मैं सिंपल बात कहूं कि बायर इतने नहीं है, गिने चुने ही बायर हैं, कम ऑन, क्या है, गिने चुने बायर हैं, और बायर अपनी इस ताकत का लीवरेज फायदा उठाता है। बायर नीड्स एंड बायर आर मोर कंसंट्रेटेड देन फर्म्स,
ठीक है। सप्लाइंग द प्रोडक्ट, दे कैन इजिली स्विच टू सब्सटीट्यूट अवेलेबल, यानी कि बायर बहुत कम है और हमारा जो प्रोडक्ट है उसका सब्सटीट्यूट भी अवेलेबल है, तो हमें कम प्राइस में भी उसको देना पड़ सकता है। बायर कॉम्पिटिटिव, यानी इंडस्ट्री के कॉम्पिटिशन में बायर क्या करेगा, अपना प्रेशर डालेगा, उस प्रेशर का लीवरेज फायदा उठाएगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसके बायर बहुत कम है, लेकिन सब्सटीट्यूट इसके मिल जाते हैं। यूनिक इतना भी नहीं है कि सब्सटीट्यूट ना मिले, सिंपल है, बायर कम है और बायर अगर ये कहेगा देना तो दो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा, तो उस केस में हमें उसको क्या देना पड़ेगा सर, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है, सो डोंट राइट द वर्ड डिस्काउंट, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट कहीं भी नहीं लिखा हुआ, आप ये लिख सकते हो इन दैट केस द प्रोड्यूसर हैव टू लोअर द प्राइसेस फॉर बायर्स, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, मुझे बताओ क्या आपको ये समझ आ गया। अब एक बात मेरी ध्यान रखना, जो भी मैं आपको करा रहा हूं ये घर पे आपको जरूर से रीड करना है, और रीड करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्लेन रीडिंग करके आ गए, नहीं, प्लेन रीडिंग नहीं करनी है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आप वर्ड्स देखो, अच्छा ये वर्ड है, एक्सर्ट प्रेशर लिखा हुआ है, इन्फ्लुएंसेस इन कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, ऐसे वर्ड आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे बार बार पढ़ के। ठीक है, बार बार पढ़ के आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, क्योंकि इन वर्ड्स को लिख के ही आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिसंबर 2021 में आया था, 5 नंबर का, सारे 5 नंबर के हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स पूछ रहा है, विच डिटरमाइन नेचर ऑफ राइवलरी इन एन इंडस्ट्री। कह रहा है कि इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है सर, एग्जिस्टिंग जो फर्म्स होती है उनकी राइवलरी चल रही होती है। हमने पढ़ा था सर कोक और पेप्सी, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज है जिनकी आपस में राइवलरी यानी कि लड़ाइयां चल रही होती हैं, जैसे कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है जिनकी आपस में राइवलरी चलती है, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे एप्पल है, सैमसंग है, इनकी राइवलरी चलती है। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या, नेचर ऑफ राइवलरी, यानी उनका राइवलरी का नेचर क्या है। आओ चलो पढ़ते हैं। कह रहा था इंटेंसिटी, यानी कितनी ज्यादा या कितनी कम, क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी, कितनी भारी है या कितनी हल्की दुश्मनी है, इन एन इंडस्ट्री इज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। चलो कम ऑन, व्हाट इज द वर्ड, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, ये वर्ड हमें या ये लाइन हमें प्रॉपर लिखनी पड़ेगी, तीनों वर्ड, कि भाई वो कह रहा है नेचर ऑफ राइवलरी। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि सर नेचर ऑफ राइवलरी जानना इसलिए जरूरी है, उसकी इंटेंसिटी, गंभीरता जानना इसलिए सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस, कम ऑन, इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस और प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करता है सर, डिटरमिनेंट करता है, डिटरमाइन करता है। तो ये हमें पहले समझाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सीधा आप यहाँ पॉइंट से लिख दो, आपको पहले कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे समझाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसको पता तो चले एग्जामिनर को कि आपने चीजें समझ ली हैं। द इंटेंसिटी, यानी कि कितनी ज्यादा गहरी दुश्मनी है, राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस, अच्छा दूसरी चीज क्या बताया उसने सर, इससे कॉस्ट भी इन्फ्लुएंस होगी, किसकी, सप्लायर की, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, और कस्टमर्स भी दस कैन डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। अब ये बता रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा सर, देखो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं तो कॉस्ट पे इंपैक्ट पड़ेगा, हो सकता है कोई अपनी कॉस्ट को बहुत कम करने में लग जाए, या सप्लायर जो है उसके, सप्लायर से बात करें, कॉस्ट ऑफ सप्लायर, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होगा, अट्रैक्टिंग कस्टमर यानी एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग, जिससे डायरेक्टली अफेक्ट होगा कंपनी के प्रॉफिट्स पे। सीधी बात है, खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। द मोर इंटेंसिव ऑफ द राइवलरी, यानी कि अगर राइवलरी जो है, यानी कि अगर दुश्मनी जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर है, इंटेंसिव है, द लेस अट्रैक्टिव द इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री ऐसी है जहां पे सब लोग लड़ने में लगे हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो ये वाली इंडस्ट्री आपकी एयरलाइंस की, यहाँ पे सब लोग झगड़ने में लगे हुए हैं कि कस्टमर मेरे पास आ जाए, डिस्काउंट देते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसी जो इंडस्ट्री होती है वो ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती। फिर भी स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी ने अकाशा एयरलाइंस को खोला। मतलब मैं भी ये सोच रहा था जब उन्होंने अकाशा एयरलाइंस को खोलने की बात करी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा पैसा तो बहुत है इनके पास, तो ये ऐसी बिल्कुल एकदम, मतलब जो आज के टाइम पे ऐसी इंडस्ट्री है जहां प्रॉफिट कमाना बड़ा मुश्किल हो गया है,
और आप कह सकते हैं लीस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। वहां पे टाटा जी ने भी पैसा लगाया, वहां राकेश झुनझुनवाला जी ने भी पैसा लगाया। तो मुझे लगा यार ये लोग जो है ना कुछ अलग ही खेल खेलते हैं, मतलब इनका दिमाग अलग लेवल पे चलता है। हम तो ये सब पढ़ते हैं कि ये है वो है, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, इनको पता है क्या करना है। ठीक है, अच्छा आगे चलिए, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर टेंड्स टू बी कट थ्रोट एंड एन इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल इज लो व्हेन। अब आपको बताना है कि भैया कब कट थ्रोट और कब कहा जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी कम है, इंडस्ट्री अनअट्रैक्टिव है, जब ये सब होगा। सबसे पहले एन इंडस्ट्री हैज नो क्लियर लीडर, कोई भी क्लियर लीडर नहीं है, देयरफॉर कॉन्टिन्यूस वॉर चल रही है लीडर बनने के लिए, जैसे कोक और पेप्सी में या सैमसंग एप्पल में चलती रहती है। कॉम्पिटिटर इन द इंडस्ट्री आर न्यूमरस, कॉम्पिटिटर्स ही बहुत सारे हमारे पास, Xiaomi है, एप्पल है, वीवो है, ओप्पो है और सैमसंग है, और भी बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स भी है, लावा लावा तो खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटर्स ऑपरेट इन हाई फिक्स कॉस्ट, जैसे कि एयरलाइंस में कॉस्ट फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। 10 एमिंग फॉर बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विद मोर फियर टैक्टिक्स, तो क्या करते हैं वो अलग अलग टैक्टिक्स निकालते हैं। अच्छा अभी ये भी बात चल रही है एयरलाइंस की कि जो कम टाइम की एयरलाइंस है, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटे की अगर किसी की ट्रैवल जर्नी है, तो वो सोच रहे हैं कि हम एक काम करें कि हम प्लेन को ऐसे डिजाइन करें कि जहां पे लोग खड़े होके जा सके, जिससे क्या है टिकट का प्राइस कम कर देंगे, कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। समझो कि सीट्स जो है उनको कम कर दिया जाएगा, खड़े होने की जगह ज्यादा हो जाएगी, तो 2 घंटे जो खड़े होके जा सकता है वो उसके लिए टिकट प्राइस हो जाएगा कम, खड़े होके अपने चले जाओ आराम से। बताओ बात समझ आई? तो ऐसे भी बात अभी चल रही है, भाई कुछ ना कुछ तो उनको टैक्टिक्स निकालनी पड़ेगी ना प्रॉफिट कमाने के लिए। फिर कह रहा है कॉम्पिटिटर फेस हाई एग्जिट बैरियर, एग्जिट बैरियर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, आप चाह के भी बाहर नहीं निकाल सकते, एंड देयरफॉर कंटिन्यू टू फाइट फॉर मार्केट शेयर, और आपको मार्केट शेयर पे काम करना पड़ेगा, जैसे अभी वोडाफोन के साथ हो रहा है। वोडाफोन चाहता तो है कि भाई हम और कमाएं, लेकिन वो बाहर भी नहीं निकल पा रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉम्पिटेटिव competitors have little opportunity to differentiate their offering, उनके जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा। सीधे एयरलाइंस में भाई आप एयर इंडिया में जाओ, इंडिगो में जाओ, विस्तारा में जाओ, ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ आपकी हॉस्पिटैलिटी का खाने का फर्क होता है, लेकिन लगभग 80 to 90% चीजें सेम रहती हैं। हाँ अगर लंबी जर्नी है तो होता है कि भाई आपको लंबी जर्नी है, 20 घंटे यूएस जाना है, कनाडा जाना है, लंबी जर्नी है 15 घंटे की, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छी एयरलाइंस हो, कंफर्टेबल हो। फिर कह रहा है द इंडस्ट्री फेसेस स्लो और डिमिनिश्ड ग्रोथ, यानी इंडस्ट्री जो है वो डिमिनिश हो रही है, ग्रोथ उसकी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको सही तरीके से लिखने पड़ेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जुलाई 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, जब आप इसको रीड करोगे तो रीड करने का मतलब है क्वेश्चन को भी रीड करो अच्छे से, और आंसर के पॉइंट्स तो आपको पता होने ही चाहिए। फिर कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज इंपॉर्टेंट, देखो ये हमने पढ़ा था अभी, कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप की बात आ गई। कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप सर हमने दंगल की कहानी से समझा था, हाँ वो ये टू बिल्ड अपॉन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, भाई कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप एनालिसिस आप करोगे, इससे आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में जा सकते हो, तो उसके बारे में बताना है बस। कितना सिंपल, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस, कम ऑन क्या है ये, हम बिजनेस को एनालाइज करेंगे, कॉम्पिटिटर के बिजनेस को एनालाइज करेंगे, अपने आप को भी एनालाइज करेंगे। विच आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर्स, आइदर डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है मतलब मेरे जैसा प्रोडक्ट बना रहा है, इनडायरेक्ट मतलब मेरे जैसा सब्सटीट्यूट बेच रहा है। फिर कह रहा है कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप इज अबाउट आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, and at the same time it permits the comprehension of their vision, mission, core value, niche market, strength and weakness। क्या कहना चाह रहा है, एक बार दोबारा पढ़ो मेरे साथ साथ। कह रहा है कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप में क्या है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉम्पिटिटर को, ये तो हमारा पॉइंट था ही, अंडरस्टैंड भी करेंगे कॉम्पिटिटर को, उसके बाद कह रहा है सेम टाइम पे परमिट करेंगे कॉम्प्रीहेंशन, यानी अपने आप को देखेंगे कि हमारा विजन क्या है, मिशन मतलब एक्चुअली में हम अपनी वीकनेस चेक कर रहे हैं, विजन मिशन, हमारे कोर वैल्यूज, हमारी नीश मार्केट क्या है, हमारे स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, ये सारी चीजें हम कॉम्पिटिटर की भी देखेंगे, अपनी भी देखेंगे। फिर कह रहा है कि इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, क्या कह रहा है, कम ऑन, इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ फर्म्स कॉम्पिटिशन ऑलवेज सॉरी अलाउस,
इट टू असेस द कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ। इससे हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं, वीकनेस पता कर सकते हैं इन द मार्केट प्लेस, एंड हेल्प्स इट टू चूज एंड इंप्लीमेंट इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, जिससे हम अपनी एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, जिससे इंप्रूव होगा, इंप्रूव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कम ऑन, क्या इंप्रूव होगा सर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कौन कौन से स्टेप्स थे याद करो जरा, हमने दंगल कहानी की बात करी थी, आओ जरा पढ़ते हैं। स्टेप टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटेटिव लैंडस्केप फॉर बिल्डिंग कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस। तो कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने हैं, कम ऑन, कौन कौन से हमें स्टेप्स लेने हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स थे जरा याद करके बताओ। सर स्टेप्स थे, सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते थे ना, हमें लड़ना किससे है, हाँ, तो सबसे पहले था आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। The first step to understand the competitive landscape is to identify the competitors in the firm's industry and have actual data। एक तो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक्चुअल डेटा होना चाहिए अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मार्केट शेयर, कि उनका मार्केट शेयर कितना है, यानी कंज्यूमर कितने ज्यादा होल्ड कर रखे हैं उन्होंने। फिर कह रहा है कि अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है कह रहा है कि अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, की कॉम्पिटिटर्स को अब अंडरस्टैंड करो। पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया लड़ना किससे है, अब अंडरस्टैंड करो कि भाई वो लड़ता कैसे है। वंस द कॉम्पिटिटर हैव बीन आइडेंटिफाइड, द स्ट्रेटेजिस्ट, यानी जो स्ट्रेटेजी बना रहा है मैनेजमेंट, कैन यूज, अच्छा उसको कहां से मिलेगी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए नॉलेज, या मैं कहूं डेटा कहां से मिलेगा सर, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट। इंटरनेट, सर हम हर चीज इंटरनेट से हमें मिल जाती है, न्यूज़पेपर से भी कुछ मिलता है, सोशल मीडिया पे तो हम लगे ही रहते हैं, हमारे तो सर सारा ज्ञान ही सोशल मीडिया से आता है। इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स एंड वेरियस अदर सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय देम इन डिफरेंट मार्केट्स। मुझे बताओ बात समझ आई। तीसरा पॉइंट क्या है सर, तीसरा पॉइंट था अब डिटरमाइन करो उनकी स्ट्रेंथ। क्या करो सर, डिटरमाइन करो उनकी स्ट्रेंथ, यानी हम चेक करेंगे कि भैया कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों। तो पहले स्ट्रेंथ हो गई कॉम्पिटिटर की, कि एक्चुअली में ताकत क्या है उसकी, किस बेस पे इतना उसने मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, क्या कर रहा है ऐसा, एप्पल ऐसा क्या करता है भाई, एप्पल के प्रोडक्ट इतने प्रीमियम कैसे हैं, कैसे लोग, मतलब क्या पागल बना रखा उसने लोगों को कि एप्पल 15 और 16 लगभग एक जैसे हैं, हार्डली 10% का फर्क है, फिर भी लोग लगे पड़े हैं, सुबह से लगे पड़े हैं, रात से लगे पड़े हैं, दूर दूर से आ रहे हैं कि नहीं हमें तो एप्पल स्टोर पे जाके जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन फोन खरीदना है। तो क्या है सर, क्या स्ट्रेंथ है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर्स, व्हाट दे डू वेल, क्या अच्छा करते हैं, कैमरा अच्छा बना रहे हैं, क्या ऐसा कर रहे हैं, सिस्टम अच्छा है, क्या है ऐसा। फिर कह रहे हैं डू दे ऑफर ग्रेट प्रोडक्ट, क्या बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, डू दे यूटिलाइज मार्केट इन द वे दैट कंपैरेटिवली रीचेज आउट मोर कंज्यूमर, क्या वो ऐसे मार्केट को यूटिलाइज मार्केटिंग कर रहे हैं कि जिससे कंज्यूमर ज्यादा उनके पास आते हैं। वाई डू कस्टमर गिव देम बिजनेस, कस्टमर उनको क्यों खरीद रहे हैं, बिजनेस क्यों दे रहे हैं। तो स्ट्रेंथ हो गया। अब वीकनेस, क्या, अब वीकनेस को डिटरमाइन करेंगे कि क्या उनकी कमजोरियां हैं। वीकनेस एंड स्ट्रेंथ कैन बी आइडेंटिफाई बाय गोइंग थ्रू कंज्यूमर रिपोर्ट। क्या पढ़ो इसके लिए सर, कंज्यूमर रिपोर्ट, यानी कि कंज्यूमर रिपोर्ट हो गए, फीडबैक हो गया, रिव्यू, सोशल मीडिया पे सर वेरियस मीडियाज पे रिव्यूज आते हैं, गूगल रिव्यूज पढ़ते हैं अब हम, किसी भी होटल में चेक इन करने से पहले, जाने से पहले, बुक करने से पहले उसके रिव्यूज पढ़ते हैं। आफ्टर ऑल कंज्यूमर आर ऑफन विलिंग टू गिव देयर ओपिनियन, स्पेशली when the product or services are either great or very poor, यानी कि ओपिनियन तब देते हैं जब उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कस्टमर को या बहुत ही बुरा लगता है। तो ये रिव्यू से आपको क्या मिल जाएगा सर, आपको वीकनेस पता चल जाएगी। अब सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लो, यानी पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, सारी इंफॉर्मेशन को क्या कर लो सर, इकट्ठा कर लो। एट दिस स्टेज द स्ट्रेटेजिस्ट शुड पुट टुगेदर ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटर्स एंड ड्रॉ इन्फेरेंस व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग, और अब देखो कि क्या वो ऑफर नहीं कर पा रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी रिसेंटली रैपिडो ने टक्कर ली है जोमैटो और स्विगी से। रैपिडो ने अपना एक अलग ही प्लान बनाया है। रैपिडो ने, देखो जोमैटो स्विगी क्या कर रहे हैं, जोमैटो और स्विगी आपसे भी पैसा लेते हैं डिलीवरी चार्जेस के नाम का, और रेस्टोरेंट से भी पैसा लेते हैं। एक्चुअली में अब जोमैटो और स्विगी जो है, जो डिलीवरी ऐप के नाम से था, अब वो डिलीवरी ऐप नहीं रहा है,
अब वो क्या हो गया है, वो हो गया है एक तरह से लिस्टिंग हो गई है, जैसे जस्ट डायल हो गया या और येलो बुक्स होती हैं, सुलेखा है, ये लिस्टिंग हो गई है कि भैया हम आपके रेस्टोरेंट को लिस्ट करेंगे। अब लोग हमारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, अब वो जब खाना ऑर्डर करेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, तो आप भी वहां दिखाई दोगे, तो आप दिखाई दोगे, इस वजह से लोग आपके रेस्टोरेंट से खाना मंगाएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई आप रेस्टोरेंट को रजिस्टर करो, अब लोग डिलीवरी ऑनलाइन करना चाहते हैं इसलिए वो हमसे मंगा रहे हैं, नहीं। अब वो लिस्टिंग ऐप बन चुकी है दोनों के दोनों। रैपिडो ने उसको चेंज करा, रैपिडो कह रहा है नहीं, हम दोबारा उसी सोच पे जाएंगे जिस सोच पे स्विगी जोमेटो शुरू हुए थे। हम क्या करेंगे, रेस्टोरेंट को कहेंगे देखो हम आपके यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर आएंगे और हम उसको डिलीवर करेंगे, डिलीवरी चार्जेस अपने लेंगे, हम रेस्टोरेंट से कुछ भी नहीं कमाएंगे। ऐसा करके उसने क्या करा है, एक नया ऑफर या कहूं उसने वीकनेस पकड़ी मार्केट में, ये वीकनेस है, बात समझ आई। एंड व्हाट द फर्म कैन डू टू फिल देयर गैप, ये गैप था। अब बताओ इससे क्या होगा। अब क्या होता था, बात समझो, जैसे कि कोई भी आइटम आपने देखा होगा, बहुत जगह फील भी करा होगा आपने, कि रेस्टोरेंट में कोई भी आइटम अगर 200 रुपए की है, तो वही आइटम जोमेटो पे कितने की आती थी, लेट सपोज 250 रुपए की। अब आप सोचते थे कि भैया वहां खाने जाए या वहां पैक भी करा लें तो भी 200 रुपए की है, लेकिन यहाँ पे रेस्टोरेंट जोमेटो पे उसने जब अपना मेन्यू डाल रखा है, वहां रेट बढ़ा रखे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि सर इसमें से कुछ पैसे लगभग 50 रुपए तो जोमेटो ले जाएगा, तो वो एक्चुअल में रेस्टोरेंट वाले को तो मिल ही 200 रुपए रहे हैं, रेस्टोरेंट वाले को तो मिल ही 200 रुपए रहे हैं, बाकी 50 किसको जा रहे हैं, जोमेटो को। यानी हम जोमेटो को किस चीज के पैसे दे रहे हैं, हम दो चीजों के पैसे दे रहे हैं। एक तो इनडायरेक्टली दे रहे हैं 50 रुपए, जो कि हम सोच रहे हैं हम रेस्टोरेंट को दे रहे हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वो पैसा जोमेटो को दे देगा। दूसरा, डिलीवरी चार्जेस हम अलग से पे करते हैं, फिर उस चार्जेस पे समझो, उन चार्जेस पे जीएसटी भी पे होता है। और दूसरा, उस खाने के ऊपर भी जीएसटी लगता है, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन उस रेस्टोरेंट ओनर ने ले भी नहीं रखा। मतलब अगर इसका आप सिस्टम देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार सीधा सीधा हमें लूटने के लिए बैठे हुए हैं, तो ठीक है। हाँ, पर अब ऐसे ये क्या करें। आओ चलो, कह रहा द स्ट्रेटेजिस्ट कैन ऑल्सो नो द एरियाज विच नीड टू बी स्ट्रेंथन बाय द फर्म। मुझे बताओ कि आपको सारी बातें, सारे पॉइंट समझ आए, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जुलाई 2021 में आया था, इसी वजह से कोविड वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। कह रहे देर आर मैनी, इंस्टीट्यूट भी देखो कितना मतलब अपडेट रहता है कि भैया कोविड के टाइम पे कोविड के क्वेश्चन पूछो, ऐसे कॉस्टिंग में मास्क के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, वैक्सीन के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं। कह रहा देर आर मैनी कंपनीज इन द मार्केट ऑफरिंग कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन अलग अलग लोग जो है वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। कह रहे एनालाइज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कह रहे कि जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स हमने पढ़ा था, जो कि पॉटर ताऊ जी ने बताया था, उसके ऊपर बताओ कि भाई अगर ऐसा होता है तो कोविड-19 की वैक्सीन से जो एग्जिस्टिंग वाले हैं, एग्जिस्टिंग है, उनके ऊपर क्या होगा सर, एग्जिस्टिंग वाले हैं उनके ऊपर दिक्कत आ सकती है। तो ये वो पूछ रहा है। कह रहा है कि आइए मेरे साथ साथ आंसर पढ़ते हैं। देयर आर 3 कंपनीज ऑफरिंग वैक्सीन कोविड-19 इन इंडिया एंड द 4th कंपनी इज अवेटिंग अप्रूवल फॉर अथॉरिटीज। ये तो एक्चुअली में एक्चुअल कंडीशन है कि 3 जो ऑफर कर रही थी और एक अप्रूवल के लिए बैठे थे। दिस प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखो वैक्सीन बनाना इतना आसान काम नहीं है, इस पे बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत टाइम लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, उसके बाद टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद ह्यूमन टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके इसको अप्रूव करा जाता है। तो इतना इजी प्रोसेस नहीं है। एंड हेंस नॉट एवरी एग्जिस्टिंग फार्मा कंपनी इज लाइकली टू गेट इनटू कंपटीशन। इसी वजह से सारी फार्मा कंपनी, ऐसा नहीं है कि सब के सब वैक्सीन बनाने में लग जाएंगे, तो बहुत ही कम लोग थे जो इसमें घुसे थे, ठीक है। However, once approved for use, the entire world is the target. लेकिन अगर वो ऐसी वैक्सीन बना लेते हैं तो उनकी मार्केट पूरी दुनिया हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कोविड जो है पूरी दुनिया में फैल रहा था। दिस वुड लीड टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इससे क्या है सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी आप वॉल्यूम में कमा लोगे, खर्चा बहुत ज्यादा है लेकिन आपकी मार्केट इतनी बड़ी होगी कि आप लोगों को सस्ता भी बेचोगे तो भी बहुत ज्यादा कमा लोगे। हेल्पिंग द कंपनी to recover the investment made. The product differentiation is in terms of low
आफ्टर इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, यानी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे कि सारी वैक्सीन जो है कोविड 19 की है, कोरोना की वैक्सीन हैं, लेकिन आपकी वैक्सीन ज्यादा बेटर क्यों है, क्योंकि सर वो देखा जाएगा कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो रहा है। जैसे आपको पता है बहुत सारे लोगों ने जब वैक्सीन ली थी तो कई लोगों को बीमार हो गए थे, कई लोगों को बुखार हो गया था। जब भी हम वैक्सीन लेते हैं तो एक्चुअली होता ही है ऐसा। तो कह रहा है कि अगर उसके आफ्टर इफेक्ट्स कम आ रहे हैं तो उसका मतलब आपकी वैक्सीन जो है एक तो प्रिवेंट कर रही है बीमारी, दूसरा उस पर्सन को ज्यादा बीमार भी नहीं कर रही है, मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे हैं, कम है। और उसके साथ साथ भाई उस वैक्सीन की, उस दवाई की इफेक्टिवनेस ऑफ द वैक्सीन इन कंट्रोलिंग कोविड 19। फिर कह रहा है कि ब्रांड आइडेंटिटी इज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट विद पीपल प्रेफरिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स कंपेयर टू होम ग्रोन कंपनी। आपको पता होगा बहुत सारे लोग जो थे कोविड 19 के टाइम पे चाहते थे कि हमें स्पुतनिक लग जाए, स्पुतनिक जो उसकी थी रशिया की, या फिर जो पेसिफायर नहीं, क्या यूएस की भी जो कंपनी थी, नाम भूल गया मैं उसका ज्यादा, तो वो चाहते थे कि भाई यूएस की कंपनी या रशिया की कंपनी की वैक्सीन लग जाए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो ज्यादा बेटर है। कोवैक्सीन और दूसरी जो थी नाम भूल गया मैं, जो भी थी हमारी, उनको वो सोचते थे कि इससे बढ़िया तो ये लगवा ले। फिर कह रहे फैक्टर्स लाइक स्विचिंग कॉस्ट, access to distribution channels and possibility of aggressive retaliation do not apply to present government across the world are controlling these factors and the vaccine has not entered the phase of free कंपटीशन। यानी कि क्या था सर, देखिए कि फैक्टर जैसे कि कॉस्ट को स्विच करना, कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक्सेस और पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिवनेस रिटेलिएशन, मतलब उसको महंगा बेचना या दूसरी कंपनीज को बंद करवाना, डू नॉट अप्लाई टू द प्रेजेंट, क्योंकि ये हमारे उस टाइम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अक्रॉस द वर्ल्ड क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी इन सारे फैक्टर्स को। बताओ समझ आया? तो कोविड 19 के ऊपर ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आने का चांसेस कम है, मतलब सीधा कोविड 19 पे नहीं आएगा, वो न्यू एंट्रेंट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मई 5 में और नवंबर 20 में आ चुका है ये। कह रहा है इलेबोरेट द रीजंस नेसेसरी फॉर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ कंपनी। यानी सिंपल बात है कि भाई कोई भी कंपनी ग्लोबलाइजेशन पे क्यों जा रही है, या मैं कहूं मल्टीनेशनल कंपनी क्यों बन रही है। तो क्वेश्चन है व्हाई कंपनीज शुड गो ग्लोबल, मेंशन एनी 5 रीजन। तो ये आपके पेज नंबर 53 पे लिखा हुआ है क्वेश्चन का आंसर। हाँ, लिखा हुआ है पेज नंबर 53 पे। आओ जरा चेक करते हैं सर, पेज नंबर 53 क्वेश्चन, व्हाई डू बिजनेस गो ग्लोबल और रीजन व्हाई कंपनीज गो ग्लोबल और रीजन द ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। उसने आपसे 5 पॉइंट पूछे हैं, तो ये 1 2 3 4 5, ये सारे 5 पॉइंट, या बाकी भी पढ़ लेना 5 के ऐसे सारे पॉइंट पढ़ लेना 8 तक, ये सारे के सारे आप रीड करना अपने आप से। इसी वजह से मैंने उसका आंसर नहीं दिया हुआ, ये आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, रीड एंड राइट लिखना भी है योरसेल्फ, अपने आप लिखना। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 नवंबर 2016 में आया था। कह रहा स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर स्पेसिफिक टू अ ग्लोबल कंपनी, यानी कि सिर्फ ग्लोबल कंपनी पे कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं। सर सबसे पहले मल्टीनेशनल या ग्लोबल कंपनी हमें पता है, वैसे तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन पेज नंबर कहां पर है सर, 52 में। कहां पर है सर, पेज नंबर 52 में, तो ये आपको वहां से पढ़ना है। लेकिन उसके जो 3 फैक्टर है, क्या है सर, सबसे पहले तो कि कंपनी अगर मल्टीनेशनल है तो उसका हेड ऑफिस एक जगह होता है, तो यूनिट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, हेड ऑफिस एक जगह है, और क्या होता है सर, अलग अलग जगह पे उसकी कंपनीज या सब्सिडरीज या ब्रांचेस होती है। दूसरा, जो मेन कंपनी हेड ऑफिस है वो ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, कैपिटल प्रोवाइड करती है, और नो हाउ प्रोवाइड करती है, यहाँ तक कि इंप्लॉइज भी प्रोवाइड करती है, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, यानी रिसोर्सेज देती है। और सब जो कंपनीज हैं, जितनी भी वर्ल्ड में कंपनीज हैं, उसकी सब्सिडरीज हैं, ब्रांचेज हैं, उनका गोल जो है, स्ट्रेटेजी और ग्लोबल टीम एक ही होती है, या मैं कहूं उनका हेड ऑफिस जो है, पेरेंट कंपनी है, उसका जो ओनर सीईओ है वो उनका लीडर रहेगा। बात समझ आई? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 जनवरी 2025 में आया था, पढ़ो जरा क्या लिखा है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट किसकी बात कर रहा है सर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज एक्सपेंसिव। इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो है वो एक्सपेंसिव है एंड चैलेंजिंग है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटमेंट। कह रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एक्सप्लेन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सच स्ट्रेटेजिक प्लानिंग।
बताओ समझ आया। और हम कह सकते हैं कि डेवलपिंग इंटरनेशनल एक्सपेंसिव है या चैलेंजिंग है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के एक्चुअली में समझना पड़ेगा सही तरीके से क्या पूछ रहा है कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट क्या है सर, एक्सपेंसिव है और चैलेंजिंग है, ये वो पूछना चाहता है। तो अगर कोई भी कंपनी, हमने पढ़ा था सर, कोई भी कंपनी अगर ग्लोबलाइजेशन पे जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, तो एक तो वो एक्सपेंसिव होगा, ऑब्वियस बात है भैया, बहुत एक्सपेंसिव होगा। दूसरा चैलेंजिंग भी होगा, क्योंकि अब आप ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन में जा रहे हो। तो वो पूछ रहा है कि इसको समझाओ थोड़ा सा, तो भाई समझा देते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। कह रहा है इंटरनेशनलाइजेशन, कम ऑन, क्या लिखा है सर, इंटरनेशनलाइजेशन हैज बिकम पिवटल ट्रेंड, पिवटल का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर बिजनेसेस एमिंग टू एनहेंस प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि कंपनी अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। अच्छा, आपको पता है हल्दीराम भी इंटरनेशनल हो चुका है, हल्दीराम जो है, हल्दीराम भुजिया, वो भी इंटरनेशनल हो चुका है। उसको किसी कोई कंपनी है इंटरनेशनली, उसने उसके बहुत सारे स्टॉक्स खरीद लिए हैं। तो कह रहा है कि अपनी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए एंड एक्सेस चीपर रिसोर्सेस, और जैसे एप्पल अपने आईफोन इंडिया में बना रहे हैं क्योंकि उसको वहां रिसोर्सेस मतलब लेबर सस्ते मिल रही है, तो ये भी रीजन है। तो मतलब क्या है कि उसको कुछ सस्ता भी पड़ता है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। इट अलाउज कंपनी टू एक्सप्लोर न्यू मार्केट्स, और नए मार्केट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब सस्ता बना के महंगा बेचो, ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड प्रोलॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और अपनी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल जो कि सैचुरेशन पे जाके जब डाउन हो जाएगी, तो सैचुरेशन को हम लंबा खींच के लेके जा सकते हैं। However, the process of internationalization is complex due to additional variable। तो हमने क्या बताया सर कि उसने ये पूछा कि क्या है सर, एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा चैलेंजिंग, उसने ये पूछा हमसे। तो हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि देखो, अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन पे जा रहे हो तो एक तो आप प्रॉफिट बढ़ा सकते हो, आपको आपको चीपर रिसोर्सेज मिलेंगे, नए आपको कंज्यूमर मिलेंगे, नए मार्केट में जा सकते हो, अचीव कर सकते हो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की, प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसको प्रोलॉन्ग बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर प्रोसेस क्या है इसका सर, कॉम्प्लेक्स, और क्या है, एडिशनल वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू एडिशनल वेरिएबल एंड लिंकेजेस दैट डिफर फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशंस, और कुछ ऐसी चीजें जो कि डोमेस्टिक यानी घरेलू जो आपकी कंपनी है इंडिया के, जो है इंडिया से डिफरेंट ऑपरेशंस हो जाते हैं। टू नेविगेट दिस कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस शुड अडॉप्ट अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तरीके से जाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बना के जानी पड़ेगी टू इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। द स्टेप्स इन्वॉल्व इंक्लूड, यानी आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा है देखो, सबसे पहले कह रहे इवेल्युएट ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यानी कि देखो, जब आप अपनी होम कंट्री में भी शुरू में काम करते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की बात करते हो। अब आप जब ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे हो तो ग्लोबल यानी इंटरनेशनली क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स आपको मिल सकते हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि बिजनेस मस्ट असेस, यानी आपको असेस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि क्या ग्लोबल मार्केट की पोटेंशियल है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स वाइल अलाइनिंग देम विद इंटरनल कैपेबिलिटीज, और अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज को उसके साथ जोड़ के अलाइन करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर कह रहा है डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि आपका ऑपरेशंस का क्या लेवल है, क्या स्कोप है आपका। क्लियरली डिफाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ द फर्म्स इंटरनेशनल कमर्शियल एक्टिविटीज, यानी किस लेवल पे जा रहे हो इंटरनेशनली, सिर्फ आप क्या 2-3 कंट्री में खोल रहे हो, या बहुत बड़े लेवल पे खोल रहे हो, या सिर्फ यूरोप में जा रहे हो, या सिर्फ एशिया में फैलना चाहते हो, कहां पे बेचना चाह रहे हो, तो यही आपका स्कोप पता होना चाहिए। इज क्रूशियल फॉर फोकस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। तीसरा है सर क्रिएट ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव अब ग्लोबल होना चाहिए। तो इस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव्स हेल्प गाइड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एफर्ट्स, यानी जब गोल क्लियर होगा कि भाई इंटरनेशनली जितने भी हमारे वर्कर हैं, जितने भी लोग कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, गोल सबका एक ही रहेगा। ठीक है, और अलाइन होगा विद ओवरऑल मिशन, हमारे जो मिशन है करंटली हम जो कर रहे हैं उससे अलाइन जुड़ते हुए हम चलेंगे। लास्ट पॉइंट है डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज, यानी कि आपकी अलग अलग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज होगी। फॉर्मुलेटिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज tailored for global operations ensure that the organization can effectively compete in diverse market। एक बार दोबारा पढ़ो, formulating specific strategies
टेलर्ड फॉर ग्लोबल ऑपरेशंस, यानी कि आप स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाओगे। एक तो आपकी मेन स्ट्रेटेजी है ही, लेकिन एक स्ट्रेटेजी और बनाओगे जो सिर्फ आपकी ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए होगी। ठीक है, तो कह रहा है these step facilitate identification of market and opportunities and the formulation of effective global strategies, enabling businesses to thrive in the international arena despite of inherent challenges and cost associated with such expansion। मुझे बताओ क्या आपको बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है। कह रहा है कि यश इज प्लानिंग टू लॉन्च हिज न्यू टेक स्टार्टअप, यानी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, टेक्नोलॉजिकल बेस्ड प्रोडक्ट है। ही इज एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि अपनी ही कंट्री में बेचेगा और अलग अलग लोकेशंस पे जाने की सोच रहा है, बेचने की सोच रहा है। टू एस्टैब्लिश हिज कंपनी इन द राइट बिजनेस एनवायरमेंट। वन ऑप्शन, यानी एक ऑप्शन उसने सोचा, इज द सिटी ऑफ बेंगलुरु। क्यों ना बेंगलुरु में खोला जाए, बेंगलुरु जो है टेक हब है, जिसको इंडिया की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, लिखा भी है देखो, द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे पढ़ो। विद एन एंगेजिंग नेटवर्क, कह रहा है कि क्या करेगा वो, विद एन एंगेजिंग नेटवर्क ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, यानी एक नेटवर्क बनाएगा, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर, एडवाइजर एंड मेंटोर्स। ठीक है, फिर कह रहा है कपल्ड विद वेरियस सब्सिडीज, और कह रहा है कि इसके साथ सब्सिडीज भी होगी फॉर न्यू वेंचर्स और टैक्स बेनिफिट भी उसको मिल जाएगा। बेंगलुरु माइट बी एन आइडल चॉइस, कह रहे बेंगलुरु उसके लिए एकदम सही चॉइस होगी फॉर यश टू इस्टेब्लिश हिज कंपनी एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेस। डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट, कह रहा है इसमें बिजनेस एनवायरमेंट बताओ विद रिस्पेक्ट टू अबव सिनेरियो। Explain the different ways in which interaction of a business with its environment can be helpful in developing a successful strategy। मुझे बताओ बात समझ आई? उसने यहाँ पे क्या क्वेश्चन करा कि सर यश जो है बेंगलुरु के अंदर बिजनेस करना चाहता है, जहां उसको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, सब्सिडीज मिल जाएगी, उसको अच्छे वहां पे एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, और वो क्या करना चाहता है सर, इंटरेक्शन। और वो कहना चाह क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि इसमें बताओ कि डिफाइन करो द टर्म बिजनेस एनवायरमेंट। कह रहा है ये कौन सा बिजनेस एनवायरमेंट है हमारा, और different ways in which interaction of a business with its environment। ठीक है, तो आओ मेरे साथ साथ समझो जरा क्या कहना चाह रहे हैं, आंसर पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट रेफर्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस एनवायरमेंट मेरा एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं और सिचुएशंस दैट अफेक्ट बिजनेस डिसीजन, प्लान एंड ऑपरेशंस। In Yash case, these factors include dynamic involving conditions in Bengaluru, which impact the strategic decision for his tech startup। क्या क्या हो सकता है सर? बेनिफिट्स ऑफ इंटरेक्शन विद बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हमने पढ़ा था कि बिजनेस इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ये एक्चुअली सारी कहानी इसके ऊपर है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस है अपने एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है, ये उसकी कहानी है। सबसे पहले था सर डिटरमाइन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, interaction with the environment, interaction with the environment। Yash identify new consumer, what is the word, new consumer needs, emerging trends and potential market conditions। This insight can guide the development of innovative product and services that meet market demands। बताओ समझ आया? फिर कह रहा है अंडरस्टैंडिंग चेंजेस, कह रहे जब हम चेंजेस को अंडरस्टैंड करेंगे इन लॉ कि भाई क्या क्या कानून है, सोशल बिहेवियर एंड कॉम्पिटिटर्स एक्शंस अनेबल यश टू एंटिसिपेट एंड मिटिगेट पोटेंशियल थ्रेट्स। इससे हम अपने जो पोटेंशियल थ्रेट्स है उनको मिटिगेट, यानी कि उसको हम रिस्क उनका कम कर सकते हैं, और एंटिसिपेट करके भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। ensuring the startup remains resilient and adaptive, कि आपकी जो स्टार्टअप है वो सही से चले और टाइम टू टाइम अडॉप्ट कर सके एनवायरनमेंट के साथ। फिर क्या था सेकंड था सर गिव डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। याद है इसके ऊपर हमने कहानी करी थी कि जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, स्टूडेंट इंटरेक्ट करता है आईसीआई को टीचर के थ्रू, तो यही है गिव डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। By analyzing the external environment, Yash can pinpoint areas for expansion and growth. Recognizing market trends and technological advancement allows him to strategize effectively, ensuring the startup scales successfully।
Awareness of the changes around the business environment facilitates better planning. The strategic decisions align the startup goals with the market dynamics. I hope आपको पढ़ के समझ आ गया होगा. कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूं. तीसरा पॉइंट है सर कॉन्टिन्यूस लर्निंग, यानी कि भाई कॉन्टिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा हमें जब हम बिजनेस को मतलब इंटरेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट के साथ. कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट मोटिवेट यश एंड हिज टीम टू अपडेट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स, staying informed about industry trends and advancement ensures the startup remains competitive. बात समझ आई. फिर कह रहा है दिस ऑनगोइंग लर्निंग प्रोसेस एनहेंसेस, क्या एनहेंस हो जाएगा, द स्टार्टअप एबिलिटी टू अडेप्ट टू द चेंजेस, प्रमोटिंग इनोवेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द मार्केट शिफ्ट्स. ठीक है. चौथा है सर इमेज बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इन्वायरमेंट. कह रहा है अगर जब हम मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे तो क्या होगा, हेल्प द स्टार्टअप बिल्ड पॉजिटिव इमेज, उससे पॉजिटिव इमेज बनेगी. फॉर इंस्टेंस adopting sustainable practices for contributing to local initiatives can enhance the company's reputation. Demonstrating sensitivity to the business environment shows that the startup is responsible and community focused. Attracting customer, इससे customer attract होंगे, and partners who value corporate social responsibility. ठीक है, बताओ समझ आया. और वो पार्टनर भी आएंगे जिनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंटरेस्ट है. पांचवा पॉइंट है सर मीटिंग कंपटीशन, कि अब भाई आपको अपने कंपटीशन से मीट करना है, अब आप लड़ना है. इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट अलाउज यश टू एनालाइज कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजीज एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है, बीच में स्पेस रह गया, अडेप्ट अकॉर्डिंगली. अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस हेल्प्स इन क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजीज दैट प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव एज. By leveraging insight from the environment, the startup can position itself uniquely in the market, differentiating its offering from those of competitors. मुझे बताओ बात समझ आई. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे. सीधा सीधा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का शॉर्ट नोट लिखना है और उसका सिग्निफिकेंस. ये आपका पेज नंबर 58 और 59 पे मैंने आपको समझाया हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10 मई 2024 में आया था. व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट. भाई बिजनेस प्रोडक्ट में क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. टेंजिबल था, याद है वो सारी चीजें. दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस एंड डायनेमिक्स ऑफ द मार्केट. पेज नंबर 56 57 पे ये लिखा हुआ है. आओ मैं आपको सिर्फ एक बार पढ़ा देता हूं कि क्या क्या है उसमें. भैया प्रोडक्ट जब आप लेने जाते हो तो क्या होता है सर, प्रोडक्ट जो आपका या तो टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल होगा. प्रोडक्ट कम ऑन, या तो टेंजिबल होगा या इंटेंजिबल होगा. ठीक है. दूसरा, प्रोडक्ट के साथ क्या होगा सर, प्रोडक्ट के साथ एक प्राइस होगा उसका. प्रोडक्ट के साथ क्या होगा सर, उसका एक प्राइस होगा. ठीक है. उसके बाद प्रोडक्ट हैव सर्टेन फीचर्स, प्रोडक्ट के कुछ फीचर्स होते हैं दैट डिलीवर. प्रोडक्ट के कुछ क्या होते हैं सर, फीचर्स होते हैं दैट डिलीवर सेटिस्फेक्शन, जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होता है. और प्रोडक्ट इज पिवटल, यानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए. और एवरी प्रोडक्ट की क्या होती है सर, एक यूजफुल लाइफ होती है. ठीक है, बताओ समझ आया ये नहीं आया. चलो तो ये हमने पढ़ लिया. उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, वैल्यू चेन एनालिसिस. याद हमने करा था वैल्यू क्या होती है, उसका वैल्यू चेन एनालिसिस क्या था. दो एक्टिविटीज, ये भी हमारी एक्टिविटीज थी. प्राइमरी एक्टिविटी थी और दूसरी कौन सी थी सर, सेकेंडरी एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटीज हमारी. तो माइकल पॉटर भाई साहब ताऊ जी ने बताया था बोथ एक्टिविटीज क्या है, इंटरवाइंड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी एक के बाद एक होती है. डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट. ऑल्सो डेलिनेट, कह रहा और बताओ मेन एरियाज इन विच प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप्ड. एक्चुअली उसने आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं पूछी, उसने पूछा है कि इनका रिलेशन क्या है और प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में पूछा है. ठीक है, आओ चलो मेरे साथ साथ पढ़ो क्या लिखा है. क्या आप एग्री करते हैं. सबसे पहले तो हाँ सर हम एग्री करते हैं विद द स्टेटमेंट दैट वैल्यू चेन एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ दो एक्टिविटी होती है, प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी. और एज पर माइकल पॉटर बोथ एक्टिविटीज आर इंटरवाइंड, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरमिक्स हैं. इट इज अ टूल टू डिटरमाइन द
एक्टिविटीज दैट क्रिएट वैल्यू, कह रहे इससे ये टूल है जिससे हम ये एक्टिविटीज को देखेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज ठीक तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही, और इससे हम क्या करेंगे सर, इससे हम एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके वैल्यू क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, हेल्पिंग टू एनहेंस एफिशिएंसी, और इससे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, एंड बिल्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट ब्रेक्स डाउन अ बिजनेस ऑपरेशंस टू आइडेंटिफाई, यानी हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ब्रेक डाउन करके एरियाज में बांट देंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे एरियाज जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू क्रिएशन करते हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो थी उनको हम 5 एरियाज में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो सर सामान का आना, यानी कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, एग्जांपल मार्केट हैंडलिंग, स्टॉक कंट्रोल, ये मेरा क्या था सर, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट्स, यानी रॉ मटेरियल की बात हो रही है। फिर क्या होगा सर, रॉ मटेरियल पे काम होगा, यानी ऑपरेशंस। तो ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, एग्जांपल जैसे मशीन से हो सकता है, पैकिंग हो सकती है, असेंबली हो सकती है। फिर प्रोडक्ट जो है बाहर जाएगा, यानी कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर, जैसे कि वेयर हाउस में रखना, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी सर्विसेज। फिर अब उसको बेचने के लिए मार्केटिंग और सेल्स भी आपको करनी पड़ेगी। तो प्रमोटिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन। और लास्ट में है सर उससे जुड़ी हुई सर्विसेज, यानी कि आफ्टर सेल सर्विस आप कह सकते हो। एनहेंसिंग और मेंटेनिंग प्रोडक्ट वैल्यू, एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, ये सारी चीजें। तो ये हमारी क्या थी सर, प्राइमरी एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर मई 2018 में आया था। एक्सप्लेन ब्रीफली कॉम्पिटेटिव फोर्सेस। याद रखो कॉम्पिटेटिव फोर्सेस हमने पढ़ी थी, इफ एन इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड बाय माइकल पॉटर। तो 5 हमने जो कॉम्पिटेटिव फोर्सेस पढ़ी थी ये उनकी बात कर रहा है। पेज नंबर 65 पे है, अपने आप पढ़ना है, अपने आप देखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सितंबर 2024 में आया था। In the light of the 5 forces as propagated by Michael Porter, explain the common barriers। कह रहा कौन से common barriers हैं which may cause restraint of keenness of new entrepreneurs। यानी कि ये entry barriers की बात कर रहा है कि कौन कौन से entry barriers बताए थे। तो सर कौन कौन से entry barriers थे, एक तो था capital की requirement। भैया कोई भी business में आना है, पैसा जरूरी है, बिना पैसे के आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होनी चाहिए सर, कैपिटल होनी चाहिए किसी भी बिजनेस में। हाँ, डिपेंड करता है ये अलग बिजनेस टू बिजनेस। अगर भाई किसी को नॉर्मली इतनी रेडी लगानी है दुकान की, फास्ट फूड की, ठीक है, वड़ा पाव बेचना है किसी को, तो भैया आपको वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आपको एक इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो 100 करोड़ तो मिनिमम गवर्नमेंट की रेगुलेशन है कि कैपिटल 100 करोड़ होनी चाहिए। हाँ, फिर आपकी वो बढ़ती भी रहती है अगर इंश्योरेंस में भी कुछ और आगे कर रहे हो तो। अच्छा, फिर दूसरा क्या है सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या है सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी क्या होता है कि आपको ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। कम ऑन, ज्यादा प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे तभी क्या कर सकते हो आप प्रोडक्ट में, मतलब तभी आप क्या कर सकते हो, मार्केट में सरवाइव कर सकते हो। तो मैनी इंडस्ट्री आर कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्रिवन बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल रेफर टू द डिक्लाइन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। याद रखना कि क्या होता है सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जब आपके पर यूनिट पे, जब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है एक यूनिट में कॉस्ट क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए। ठीक है, एज वॉल्यूम ग्रो। और ये कब होगा, जब ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे। फिर आपका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए सर, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। आप बताओगे हमारा प्रोडक्ट इन मामलों में बाकी प्रोडक्ट से अलग है। ठीक है, द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर टू द फिजिकल, देखने में होना चाहिए, परसेप्चुअल, या उसका परसेप्शन ऐसा होना चाहिए, छूने में, स्मेल करने में डिफरेंट होना चाहिए, और एनहेंसमेंट होनी चाहिए दैट मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आईज ऑफ कस्टमर्स। फिर स्विचिंग कॉस्ट, कि भाई अगर आप स्विच करोगे तो कॉस्ट क्या पड़ेगी आपकी। टू सक्सेस इन इंडस्ट्री न्यू एंट्रेंट्स मस्ट बी एबल टू परसुएड एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ द कंपनीज। यानी अगर बायर जो है आप स्विच करता है, दूसरे प्रोडक्ट पे जाता है, तो क्या उसकी कॉस्ट ज्यादा है। जैसे इसमें हमने एग्जांपल लिया था टैली वर्सेस बिजी, कि भाई अगर टैली पे काम हो रहा है, बिजी पे शिफ्ट करेंगे या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है हमें अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी पड़ी, उसमें खर्चा भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 2025 में आया था। एज पर वन ऑफ द, आओ पढ़ो मेरे साथ साथ, एज पर वन ऑफ द 5 फोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है, माइकल पॉटर स्टेटेड दैट मोर इंटेंसिव इज द राइवलरी। फिर राइवलरी पे आ गया, द लेस अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, अगर राइवलरी ज्यादा है जैसे कि एयरलाइंस में है, तो फिर वो इंडस्ट्री कम अट्रैक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था, इंडस्ट्री लीडर प्रेजेंस, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स,
हाई फिक्स कॉस्ट, एग्जिट बैरियर और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ। ये अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, सेम कॉपी पेस्ट करा हुआ है, इसको आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ कहीं भी इस क्वेश्चंस में और इन सब चीजों में आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, या कोई भी इस चैप्टर में आपको ऐसा लगा कि भाई कहीं पे भी आपको नहीं समझ आया? ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, होप सो आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत इजीली, बहुत टाइम लगा के आपको क्वेश्चंस कराए भी हैं, समझाए भी हैं, लिखवाए भी हैं, और पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस याद रखना, क्वेश्चन एज वेल एज उनके आंसर, कि कैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे आपको आंसर करना है, ये सारी चीजें हमने बहुत आराम से करी। होप श्योर आपको अच्छा लगा होगा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, तो इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे, अगली लेक्चर में हम मिलेंगे। अगला लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर हमारा नया चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, और ऐसे अच्छे काम करते रहिए। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।